हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका होमोनिम्स का नेक्स्ट पार्ट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन कि होमोनिम्स को एसएससी सीजीएल में एक नया टॉपिक के रूप में क्यों ऐड किया है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ भी करेंगे, जहाँ पर कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा डेप्थ में समझाने की, वहाँ पर ज़्यादा मैं समझाऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और कई लोग पूछ रहे हैं सर बैंकिंग में पूछता है, ऑब्वियसली पूछता है। मैं बैंकिंग के भी प्रीवियस ईयर को डाला हुआ इसी सीरीज में, तब आपको पता चलेगा कि बैंकिंग में किस तरीके से पूछते आया है। हाँ, एसएससी में भी पूछा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब क्यों इसको अलग से इंक्लूड किया है। तो अलग से इंक्लूड करने का ये मकसद होता है कि भाई इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है, होमोनिम्स का वेटेज बढ़ गया है। अब जरा बात करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ भी इंग्लिश का सिलेबस है, आप चेक कर सकते हो इसी सीरीज में। प्रीवियस ईयर जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मुझे मिले, मैं सबको इसमें इंक्लूड किया हूँ। अब ज़रा बात करते हैं। देखो यहाँ पर पिछले क्लास में मैं जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका मैं शॉर्ट में आंसर बता देता हूँ। और बहुत लोगों ने ट्राई किया। एक स्टूडेंट तो मुझे बहुत ही ऑनेस्ट लगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बताया कि सर मैं गूगल में सर्च की, उसके बाद जो भी आंसर मिला मैं आपको बता दी। तो कम से कम आप लोग ट्राई ज़रूर किए, लेकिन गूगल में सर्च करोगे ना तो होगा ये कि बहुत डिटेल में मिलता है हर चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, हालांकि जब भी डिनाई वर्ड आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उससे रिलेटेड जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं सब मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पर ये है डिनाई। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आंसर पिछले क्लास का। डिनाई है, इसका मतलब क्या, डिनाई समथिंग होता है। ठीक है, डिनाई समथिंग होता है, रेफ्यूज टू डू समथिंग होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को आपको करना हो तो डिनाई करोगे, और कोई काम करने से अगर आपको करना हो तो रिफ्यूज़ करोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर एक्शन की बात कही जा रही है और यहाँ किसी समथिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो ध्यान देना, इस एग्जाम्पल में अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या दिया है, ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू हेल्प हिम बट दे डिनाइड और फिर रिफ्यूज्ड। अब जरा देखो, यहाँ पर ये समझो कि डिनाई होगा फिर रिफ्यूज होगा। ये काम किसने किया है? उसके पेरेंट्स ने किया है। क्यों किया है? क्या करने के लिए किया है? तो हेल्प करने के लिए डिनाई किया है। मतलब हेल्प करना यहाँ पर क्या है, टू डू समथिंग। बात समझ रहे हो? मतलब कुछ करने से उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो टू डू समथिंग मतलब एक्शन की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिफ्यूज्ड। क्लियर है? अब जरा बात करते हैं आगे। यहाँ पर व्हेन शी टू वेयर द यूनिफॉर्म शी वॉज डिसमिस्ड। अब जरा देखो, रिफ्यूज्ड होगा या डिनाइड, तो इसने क्या करने से मना किया? टू वेयर मतलब पहनने से इनकार किया। तो कुछ काम करने से इनकार किया है ना, मतलब इस चीज़ के पीछे वो विलिंग नहीं है, तो किसी चीज़ को करने से मना किया। तो करने के सेंस में क्या यूज़ करोगे? तब आप यूज़ करोगे रिफ्यूज़। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या होगा यहाँ पर, व्हेन शी रिफ्यूज टू वेयर द यूनिफॉर्म शी वॉज डिसमिस्ड। समझ गए बात? अब आगे देखो, शी अक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग बट ही डिनाइड इट और फिर रिफ्यूज्ड इट। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, ही डिनाइड इट और फिर रिफ्यूज्ड इट। किसको? इट को। ये इट क्या है, उस पर कोई अक्यूज लगाया है, मतलब दोषारोपण किया एक तरह से, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, समथिंग का सेंस आ रहा है ना, कुछ करने का सेंस तो आ नहीं रहा है कि रिफ्यूज टू डू समथिंग तो नहीं है, सीधा सीधा है डिनाइड समथिंग, है ना, डिनाइड इट। इट ही है यहाँ पर समथिंग। बात समझ रहे हो? कोई करने की बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ही डिनाइड इट। क्लियर? तो यहाँ पर रिफ्यूज था और यहाँ पर डिनाइड था। अब हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज के क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। देख लो, एसएससी में ही पूछा गया कुछ क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक पॉइंट यहाँ पर देख लो कि अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्सनल गाइडेंस के क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है, वहाँ पर प्रैक्टिस करने के कितने फ़ायदे हैं ये तो आप खुद जानते हो। मतलब मैं जितना कुछ पढ़ाता हूँ उसको याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी होती है, बशर्ते आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आए और उसके बाद पता चला 2-4 दिन किए उसके बाद एक से एक बहाने बनाने लगे, तो वैसा आपको नहीं करना है। अब ज़रा बात करते हैं, देखो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझो, आपको इसको खुद ट्राई करना है। ठीक है, मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में आपको बताना है इसका आंसर क्या है। और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिया हूँ। देखो यहाँ पर है, देयर इज़ नो ऑल्टरनेट सो वी मस्ट लिव नाउ। अब आपको इसका आंसर बताना है कि ऑल्टरनेट के जगह पर क्या होगा। मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन एसएससी में पूछा है इस मतलब होमोनिम्स के बेस्ट पर। फिर यहाँ पर वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स
नॉट पीपल ऑफ रीडाउटेबल इंटीग्रिटी। अब देखो एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि रीडाउटेबल सही है या फिर इसके जगह पर कोई अन्य वर्ड आएगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये दोनों के आंसर आपको करने हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं बता दूंगा और रीजन भी बताऊंगा कि बाकी चीज़ें क्यों नहीं होगी। ठीक है, अब जरा देखो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वाला चेक करते हैं। कई लोग कह रहे थे कि सर एसपी बख्शी का करा दो, भाई एसपी बख्शी का एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, है ना। मुख्य रूप से इसमें एसपी बख्शी के ही सारे वर्ड और सेंटेंस डाले हुए हैं और इसमें एक्स्ट्रा जो भी डाला हुआ वो मेरे नोट्स से हैं। अब समझो फर्स्ट का, आज का फर्स्ट जो वर्ड है ये क्या सीखना है आपको, अकॉर्डिंग टू मी के ऊपर। अब देखो कि ये सेंटेंस क्यों गलत है, ठीक है, इस पर फोकस करना आप लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा ढक देता हूँ ताकि आप दिमाग लगा पाओ। देखो यहाँ पर क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू मी वी शुड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। ये सेंटेंस क्यों गलत है, ये से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। फिर यहाँ पर शी ऑलवेज डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल्स है तो सही है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी है तो यहाँ पर गलत है। आखिर क्यों, क्या दिक्कत क्या है यहाँ पर, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है कि आपको जब भी इस्तेमाल करना हो अपने ओपिनियन के बारे में, किसके ओपिनियन, अपने ओपिनियन, तो अपने के सेंस में सिर्फ माई आता है और आवर आता है, बात को समझो। तो जब भी माई और आवर के ओपिनियन बताने हो, अपने ओपिनियन को इंट्रोड्यूस करना हो, तो आपको लिखना होगा वहाँ पर इन माई ओपिनियन या फिर इन आवर ओपिनियन। लेकिन अगर किसी दूसरे के ओपिनियन की बात कही जाए तो आपको इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। लेकिन रूल को समझो, रूल यहाँ क्या है, यहाँ पर रूल ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल होता है इन लोगों के लिए, द राइटर, हर टीचर्स, देम, र्यूमर्स, रूल्स। तो ये जरूरी नहीं कि यही चीज़ होंगे वहाँ पर, क्या होंगे क्वेश्चन में, माई और आवर को छोड़ करके, है ना, यहाँ कुछ भी अगर रहा तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल करोगे। जैसे यहाँ पर टू द रूल्स था तो अकॉर्डिंग टू लग गया, यहाँ पर मी है ना, मी है यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू गलत हो गया। उसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, इन माई ओपिनियन, है ना, इन माई ओपिनियन वी शुड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। समझ गए, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू के साथ, अब तो फिर ऐसे समझो कि मी और अस के साथ, अस हो चाहे आवर हो, है ना, इस तरीके से मी सिर्फ आई वाला और वी वाला, क्लियर, वी, अस, आवर, ये सब अगर वर्ड होते हैं तो इसके साथ आपको कभी भी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं करना है, ये कहता है ग्रामर, ठीक है। तो इसके साथ अगर यूज़ करना ही हो मी, अस और फिर आवर के साथ, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इन माई ओपिनियन, ये वाला पार्ट, क्लियर, इन माई ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको काट करके अगर मी है तो करना पड़ेगा इन माई ओपिनियन, क्लियर, समझ गए। अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड देखो यहाँ पर है एक्सेस है जिसका मतलब अप्रोच होता है, पहुँच होता है। एक्सेशन है कमिंग टू थ्रोन होता है जिसका मतलब पद ग्रहण होता है। एक्सेस है इसका मतलब मोर देन डिजायर्ड। अब इस एक्सेस और इस एक्सेस ये दोनों में जो सुनने में एक जैसा लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या किया है, इसको डाला हुआ है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, एक्सेस का मतलब पहुंच। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। और फिर एक पहुंच होना, पाना नहीं, पहुंच होना, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच होना एक बहुत ही बड़ा क्या है, मुश्किल काम है। नेक्स्ट है आपका ये मीनिंग से रिलेटेड था और इसके सारे मीनिंग अलग अलग हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल देख लो। आगे है एक्सेशन, मतलब कमिंग टू थ्रोन, मतलब पद का ग्रहण करना। यहाँ पर यह द एक्सेशन ऑफ द प्रिंस टू द थ्रोन वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल, मतलब पद ग्रहण जो किया प्रिंस ने, है ना, प्रिंस ने जो पद ग्रहण किया है उसको क्या किया गया, लोगों के द्वारा वेलकम किया गया, क्लियर, मतलब स्वागत किया गया। नेक्स्ट आपका एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन डिजायर्ड। यहाँ पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत से अधिक है, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुरा होता है ना, एक तरह से फ्रेज है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड में आपका, यहाँ पर एक्सेप्ट जिसका मतलब स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट जिसका मतलब लिविंग आउट होता है, फिर यहाँ पर एक्सपेक्ट जिसका मतलब होप होता है, उम्मीद करना होता है। अब ज़रा देखते हैं तीनों के बीच क्या फ़र्क है। मीनिंग तो साफ साफ फ़र्क है ना, बात समझ रहे होगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द टीचर्स एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द टीचर्स डे, मतलब टीचर्स डे के ओकेजन पर स्टूडेंट के इन्विटेशन को टीचर्स ने एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया। एक्सेप्ट है मतलब लिविंग आउट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, है ना। अब जरा देखते हैं
यहाँ बोला एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, मतलब राहुल को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को वहाँ पर इन्वाइट किया गया, है ना, पार्टी में इन्वाइट किया गया। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़कर, है ना, लिविंग आउट, तो फिर इसके अतिरिक्त आप अगर डिक्शनरी में ढूंढोगे तो मिलेगा के अतिरिक्त, है ना, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज कर जाओगे इसके यूज के हिसाब से। मैं अभी बताऊंगा इस पर क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट आपका एक्सपेक्ट, जिसका मतलब उम्मीद करना। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट माई फ्रेंड्स वुड डेजर्ट मी इन द लर्च। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मैं कभी उम्मीद नहीं किया था कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे मुसीबत में छोड़ जाएंगे। डेजर्ट इन द लर्च और फिर लीव इन द लर्च, दोनों का मतलब होता है, ये दोनों का मतलब होता है मुसीबत में छोड़ देना। ठीक है, मैं इसको अलग से यहाँ पर एक पॉइंट बना करके इसका मीनिंग लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। तो यहाँ पर तीनों का मीनिंग समझ गए आप। अब यूजेस समझते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्ट है और यहाँ पर बिसाइड्स है। दोनों के मीनिंग अगर आप देखने जाओगे डिक्शनरी में, दोनों का मतलब निकलेगा के अतिरिक्त। वहीं पर कन्फ्यूजन आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में आप देख रहे हो, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं देख रहे। अब जरा देखो इसके यूज़ को देखेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़कर, और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज़ को साथ लेकर। ठीक है, तो ये साथ का मीनिंग देता है और ये आपका छोड़ने का मीनिंग देता है। क्लियर। अब जरा बात करते हैं कि क्या दोनों में फ़र्क है। दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर है शी ईट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट फिश और फिर बिसाइड्स फिश। अब हम लोग एक एक करके यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम बिसाइड्स लेते हैं, क्या ले रहे हैं, बिसाइड्स, मीनिंग निकाल कर देखते हैं कि शी ईट्स एवरीथिंग, कि वो सब कुछ खाती है मछली के साथ साथ। अब यही गड़बड़ है, क्योंकि एवरीथिंग में अगर सब चीज़ आ गया और फिर उसमें आप फिश को भी इंक्लूड कर रहे हो, है ना, तो इसका तो सेंस बनता नहीं है। मतलब एक चैप्टर होता है सुपरफ्लुअस का, जानते हो ना, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है, ग्रामर में ही आपको पढ़ना है, कि एक ही वर्ड को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो। तो अगर आप फिश को यहाँ पर अलग से इंक्लूड कर रहे हो और एवरीथिंग ऑलरेडी बता रहा है आपसे कि भाई एवरीथिंग वो खाती ही खाती है, लेकिन किसी चीज़ को छोड़कर, ऐसा वहाँ पर कहने का सेंस दे रहा है। समझ रहे हो बात को। तो एवरीथिंग में तो आपका फिश आ ही जाएगा एक तरह से। अगर बिसाइड को अगर यूज़ करते हो तो एवरीथिंग में तो ऑलरेडी सब चीज़ आ जाता है, तो फिश को अलग से ऐड करने की आवश्यकता क्या पड़ी, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंस समझना पड़ेगा कि शी ईट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट फिश, मतलब फिश को छोड़ करके वो सब कुछ खाती है। क्लियर यहाँ तक। फिर यहाँ पर कि बिसाइड्स फुटबॉल और फिर एक्सेप्ट फुटबॉल ही ऑल्सो प्लेज टेनिस एंड बैडमिंटन। अब समझो यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है, छोड़ने का और फिर उसके साथ साथ का। तो यहाँ पर एक वर्ड है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड था एवरीथिंग, जिसे आप कैच कर पाए कि बिसाइड्स नहीं होगा, वहाँ पर एक्सेप्ट होगा, है ना। अब जरा देखो यहाँ पर भी एक ऐसा वर्ड है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पर साथ साथ का मीनिंग दे रहा है, यहाँ पर छोड़ने का मीनिंग नहीं दे रहा। और वो वर्ड है कौन सा, तो ऑल्सो, है ना। ये भी का सेंस देता है, मतलब साथ साथ का सेंस देता है। तो यहाँ पर किसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर बिसाइड्स को यूज़ करेंगे। बिसाइड्स फुटबॉल मतलब फुटबॉल के अतिरिक्त, फुटबॉल के अलावा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फुटबॉल के साथ साथ वो टेनिस और बैडमिंटन भी खेलता है। तो आज के बाद आपको नहीं भूलना है, ये मीनिंग देता है छोड़ने का और ये मीनिंग देता है साथ लेकर चलने का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5th नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ पर है आई एक्सेप्टेड अग्रीड हर सजेशन एंड अग्रीड और एक्सेप्टेड टू सी द डॉक्टर दैट इवनिंग। क्या मीनिंग है भाई, देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। एक्सेप्ट एक वर्ड आया था ना, अब एक्सेप्ट के साथ किसके साथ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ये आपके बुक में दे नहीं रखा है ना, अब चेक करना जा करके। तो एक्सेप्ट और अग्री के साथ आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा या फिर अग्रीड होगा, यहाँ पर अग्रीड होगा या फिर एक्सेप्टेड होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं सही से, पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं। एक्सेप्ट के साथ होता है समथिंग, है ना, जैसे मैं अभी बताया था डिनाई समथिंग, है ना। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समथिंग और टू डू समथिंग वाला, है ना, तो इसको पकड़े रहना आप लोग। डिनाई समथिंग था और एक था आपका रेफ्यूज टू डू समथिंग, है ना, रेफ्यूज टू डू समथिंग, वही वाला यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। हटाओ इसको, समझ गए। मतलब डिनाई के साथ समथिंग था और रिफ्यूज के साथ टू डू समथिंग था, इसी तरीके से यहाँ भी है। एक्सेप्ट आप कोई चीज़ को करते हो और अग्री मतलब कोई चीज़ करने से अग्री करते हो, तो इस चीज़ को पकड़े रहना आप, है ना। मतलब काम करने की बात हो तो वहाँ पर अग्री है, और अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट करने की बात हो तो एक्सेप्ट है।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होगा, आई एक्सेप्टेड हर सजेशन। अब आप किसी के सजेशन को क्या कर रहे हो, आप किसी के सजेशन को एक्सेप्ट करोगे या फिर अग्रीड करोगे। तो यहाँ पर टू डू का सेंस तो नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, कोई चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, आई एक्सेप्टेड हर सजेशन, ना कि आई अग्रीड हर सजेशन। बात क्लियर है। अग्रीड तब होता है जब कुछ करने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर हर सजेशन है, जहाँ पर इस वर्ड से आपको पता नहीं चल रहा कि करने की बात कही जा रही है। अगला पढ़ोगे पूरा समझ आएगा। यहाँ पर एंड अग्रीड टू सी द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर से मिलने की बात कही जा रही है उस इवनिंग को। तो मिलना, टू सी का मतलब होता है मिलना, सिर्फ देखना नहीं होता, मिलना भी होता है इसका मीनिंग। तो अब क्या, कुछ करने की बात कही जा रही है, कुछ करने के सेंस में आप किसका यूज करोगे, अग्रीड का, क्लियर। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा आपका, आई एक्सेप्टेड हर सजेशन एंड अग्रीड टू सी द डॉक्टर दैट इवनिंग। बात समझ में आई। कुछ करने की बात हो तो अग्रीड, कुछ एक्सेप्ट करने की बात हो, मतलब समथिंग की बात हो तो एक्सेप्ट, है ना। इस चीज को आपको नहीं भूलना है। और देखो ये चीजें आप भूलने का चांस इसलिए बढ़ जाता है कि तो आप इन चीजों को बार बार नहीं देखते, पढ़ने की हैबिट नहीं है। पढ़ने की हैबिट भी है ना, तब भी इतने माइन्यूट चीज आप भूल ही सकते हो, है ना। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का मतलब उसको बार बार रिवाइज करना, प्रैक्टिस भी करना, है ना। प्रैक्टिस बैच वाले तो आप लोग फ़ायदा उठाओगे इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक्सेप्ट के मतलब एक्सेप्ट समथिंग होता है और अग्रीड टू डू समथिंग होता है। जैसे यहाँ पर क्या बोला, एक्सेप्ट में क्या क्या आ सकता है, मतलब इस समथिंग में क्या क्या आ सकता है, यू एक्सेप्ट समवन्स एडवाइस, सजेशन, ओपिनियन, है ना। लेकिन बट यू अग्री से यू आर विलिंग, मतलब ऐसा कहो कि आप कोई चीज़ करने के विलिंग हो, है ना, इच्छुक हो। टू डू समथिंग, करने की बात हो तो वहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, अग्री। और कुछ एडवाइस, ओपिनियन, सजेशन वगैरह करना हो तो अग्री नहीं करोगे, एक्सेप्ट करोगे। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना, तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप सीख रहे हो अच्छे ढंग से। हड़बड़ी नहीं करना आपको, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है होमोनिम्स, ये सीखने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ नहीं है ना। और पढ़ाने वाली भी चीज़ नहीं है, समझाने वाली चीज़ है। पढ़ाने का मतलब है कि बहुत सारे टीचर आते हैं, लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, पढ़ करके निकल लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है, आपको पेशेंस के साथ इसको सीखने की कोशिश करनी है। और जहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है, जहाँ भी स्टार है, देखो जैसे ये 5th नंबर में स्टार है ना, फिर आपका 4th नंबर में स्टार था, तो ये स्टार वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, और इन्हीं में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, देख लेना आप। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ऑल्टर, मतलब इसका होता है बदलना, और एक होता है ऑल्टार, है ना। ये ऑल्टार है, ये ऑल्टर है। क्या फ़र्क है दोनों में, इसका मतलब बदलना होता है, और ये पूजा स्थल को बोलते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप को बोलते हैं ऑल्टार, है ना। यहाँ पर है मोहन इज सो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब काफ़ी जिद्दी, मतलब वो इतना जिद्दी है दैट नो वन कैन ऑल्टर हिज व्यूज़, कि उसका दृष्टिकोण को कोई बदल नहीं सकता, है ना। तो ऑल्टर का मतलब यहाँ बदलने के सेंस में है। फिर यहाँ पर व्हेन आई विजिटेड टेम्पल आई सॉ हिम नीलिंग एट द ऑल्टार, मतलब पूजा स्थल पर मैंने उसे झुकते हुए देखा, है ना, जब मैं टेम्पल को विजिट किया। तो ऑल्टार का मतलब था यहाँ पर पूजा स्थल। देखो यहाँ पर नील एट है ना, नील एट का मतलब सिंपली कहीं पर मत्था टेक रहे हो, नील एट। और नील डाउन, अगर नील के साथ डाउन आ गया, इसका मतलब होता है घुटने टेकना। घुटने टेकने का एक हिंदी मुहावरा है जिसका मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। तो नील डाउन का मतलब होता है हार मान लेना, और नील एट का मतलब होता है मत्था टेकना। अगर युद्ध में कोई हार जाता है, नील डाउन करता है, इसका मतलब उसको समर्पित कर देता है ना, सरेंडर कर देता है एक तरह से, हार मानते हुए। तो नील एट और नील डाउन में क्या फ़र्क है, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर। यहाँ पर एसेंट और यहाँ पर एसेंट, दोनों को एसेंट ही पढ़ रहे हैं, है ना। इसका मतलब होता है सहमति, अग्री, और यहाँ पर होता है क्लाइंबिंग अप, चढ़ाई। अब देखते हैं, आई गॉट एसेंट ऑफ माई फादर टू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, मतलब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए मैं अपने फादर की सहमति पाया, है ना। तो यहाँ पर सहमति के सेंस में था एसेंट का मीनिंग। फ़र्क समझना, यहाँ पर डबल एस है और यहाँ पर एस और सी है। तो एसेंट का मतलब चढ़ाई होता है, द असेंट टू कारगिल हिल्स इज़ वेरी आर्जुअस। आर्जुअस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा कठिन। तो कारगिल हिल पर चढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा क्या है, कठिन काम है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब टेकअप, जिसका मतलब अपनाना होता है। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुरूप ढल जाना, किसी के अनुरूप ढल जाना। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, एक्सपर्ट। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपका नहीं क्रिएट होगा। वन शुड नॉट अडॉप्ट द बैड हैबिट्स ऑफ अदर्स,
मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के हैबिट को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, अपनाना नहीं चाहिए। फिर अडेप्ट, इसका मतलब क्या है, ढल जाना। वन मस्ट लर्न टू अडेप्ट वन सेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के परिस्थितियों के अनुसार क्या करना चाहिए, हर किसी को ढल जाना चाहिए, है ना, ढल जाना चाहिए परिस्थितियों के हिसाब से। मान लिया जाए आप चेन्नई जाते हो पढ़ाई करने के लिए, वहाँ बहुत गर्मी है, तो पढ़ाई करना है भाई आपको 2 4 5 साल, तो आपको वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ढल जाना पड़ेगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर अडेप्ट, श्रुति इज अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। अब यहाँ पर देखो आर्ट ऑफ डांसिंग में क्या है, कोई एक श्रुति है जो अडेप्ट है, मतलब कुशल है। अब जरा आगे बात करते हैं, यहाँ पर है एमिकेबल और एमिएबल। यहाँ क्या है, एमिकेबल और एमिएबल, दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर है मित्रतापूर्ण, और एमिएबल का मतलब होता है लवेबल, मतलब सबके चहेते, है ना। ओब्लाइजिंग मतलब सुशील, मिलनसार। अब समझना, एमिकेबल का मतलब है मित्रतापूर्ण, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार। अब जरा हम देखते हैं आगे, यहाँ पर फाइनली द टू ब्रदर्स केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। यहाँ पर एमिकेबल की जगह पर अगर आप एमिएबल लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई सेटलमेंट जो है, अब यहाँ पर समझो एक चीज़ को, यहाँ पर एन है, और मैं रूल में क्या बताया था कि एन आपका डिटरमिनर है जो आपको बताता है इसके बाद कोई नाउन आएगा, जो यहाँ पर सेटलमेंट है। सेटलमेंट की विशेषता कौन बता रहा है, एमिकेबल। अब जरा देखो, अगर सेटलमेंट की विशेषता बताना है, मतलब ये नाउन है और इसकी कोई विशेषता बताना है, और एमिएबल को रख करके देखो, क्या कोई सेटलमेंट मिलनसार हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सेटलमेंट वो थोड़ा सा मीनिंगलेस हो जा रहा है। तो एमिकेबल सेटलमेंट होता है, ना कि एमिएबल। किसी व्यक्ति के सेंस में होता है एमिएबल, मिलनसार, है ना। एमिकेबल भी हो सकता है किसी व्यक्ति के सेंस में, लेकिन किसी चीज़ के सेंस में भी हम एमिकेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपको कैच करना है कि क्या सेटलमेंट मिलनसार हो सकता है, नहीं हो सकता मिलनसार, है ना। ये एमिकेबल ही होगा, मित्रतापूर्ण सेटलमेंट की बात कही जा रही है ना। मतलब मित्रवत होकर के एक मतलब दोस्ताने रूप से क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। अब जरा देखो यहाँ पर बीइंग एन एमिएबल हाउस वाइफ, शी इज़ लाइक्ड बाय हर कीथ एंड कीन। कीथ एंड कीन भी आपका एक तरह से इडियम है, जिसका मतलब होता है सगे संबंधी, है ना, मतलब उसके रिश्तेदार लोग। कह रहा है कि उसके बहुत ज़्यादा मिलनसार होने, मतलब मिलनसार हाउस वाइफ होने की वजह से लोग उसको क्या कर रहे हैं, वो हर किसी के द्वारा पसंद की जाती हैं, है ना, मतलब अपने रिश्तेदारों के द्वारा पसंद की जाती हैं। अब जरा देखो, यहाँ पर हाउस वाइफ एक वर्ड है जो कि ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर है, इसको गलत मानता है ना। हालांकि आपके एसपी बख्शी बुक में दे रखा है, तो मैं एज इट इज इसको रख दिया, लेकिन आपको बता देना हाउस वाइफ की जगह पर होता है हाउस मेकर। ध्यान देना, हाउस वाइफ की से अच्छा है कहना हाउस मेकर, क्योंकि हाउस वाइफ एक निगेटिव मीनिंग देता है ना। तो इतना समझ गए कि एमिकेबल और एमिएबल में क्या फ़र्क है। अब आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 नंबर का। क्या है देखो, अभी एक्सेप्ट और अग्री वाला पढ़ रहे थे, कहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसको ध्यान देना। ये भी आपका क्या है, स्टार मार्क वाला है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है द डायरेक्टर वॉज काइंड एनफ टू एक्सीड और फिर कंसीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द लेबरर्स। क्या होगा यहाँ पर, द प्रिजनर डिड नॉट कंसीड और फिर एक्सीड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेलर। क्या होगा, आपको भरना है। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देखो यहाँ पर है एक्सीड का मतलब स्वीकार कर लेना, और कंसीड का मतलब सहमत होना। डिक्शनरी में ढूंढोगे दोनों जगह मिलेगा स्वीकार करना और फिर सहमत होना। आप कंफ्यूज कर जाओगे कि इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे, है ना। अब जरा देखो, यहाँ पर है एक्सीड, जब भी एक्सीड आपको यूज़ करना होगा तो ध्यान देना, या तो किसी का रिक्वेस्ट होगा या फिर वहाँ पर किसी का डिमांड होगा, तब वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करोगे, एक्सीड का। अगर आप हार मानते हुए किसी से सहमत होते हो, तब वहाँ पर किसका इस्तेमाल करोगे, कंसीड का। कब कब आप हार मानते हो, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई वर्ड रहेगा, टू इल्ड के सेंस में, सरेंडर के, इल्ड और सरेंडर दोनों का मतलब होता है समर्पण कर देना, हार मान करके, है ना, मतलब हथियार रख देते हैं ना लोग, सरेंडर कर देते हैं। तो इल्ड और सरेंडर दोनों का वही मतलब है। और फिर आप किसी के हार को, डिफीट को एडमिट कर लेते हो, मान लेते हो, और फिर कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह में आप क्या करते हो, आप हार मानते हुए कहते हो चलो भाई हाँ तुम ही सही हो मैं गलत हूँ, इस तरीके का अगर सेंस दे रहा होगा वहाँ पर सहमत होने के सेंस में, मतलब हार करके सहमत होने के सेंस में, तब वहाँ पर कंसीड यूज़ करोगे। किसी के रिक्वेस्ट और डिमांड को कंसीड नहीं किया जाता, एक्सीड किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो एक्सीड और कंसीड में ये दोनों फर्क थे। रिपीट करके देख लेना, तभी चीज़ें मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रख पाओगे। एक बार में तो याद नहीं होगा, है ना, हालांकि मैं सब चीज़ लिख दूं उसके बावजूद भी आप रिवीजन नहीं करोगे, आप भूल जाओगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि डायरेक्टर जो था वो लेबरर्स के रिक्वेस्ट को क्या करेगा, अगर रिक्वेस्ट है तो कंसीड करेगा या एक्सीड करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको स्वीकार करेगा, एक्सीड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सीड होगा।
क्लियर, कंसीड यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि रिक्वेस्ट की बात कही जा रही है। फिर द प्रिजनर डिड नॉट टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेलर, अब जेलर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था वो, तो डिड नॉट मतलब उसके साथ वो क्या किया, नहीं हुआ, क्या स्वीकार नहीं किया किसी आर्गुमेंट को, और फिर सहमत नहीं हुआ, सहमत नहीं होगा क्योंकि आर्गुमेंट वगैरह के सेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंसीड का। तो क्या होगा यहाँ पर, द प्रिजनर डिड नॉट कंसीड, है ना, कंसीड टू द आर्गुमेंट ऑफ द जेलर। बात क्लियर है। पीडीएफ से आप लोग रिवीजन कर लेना। पीडीएफ में मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ डायरेक्टली आंसर को, क्योंकि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे उस तरीके से, पीडीएफ के ऊपर अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे। और यहाँ पर अगर आंसर नहीं मेंशन किया हुआ है ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग का खुद का इस्तेमाल करोगे, सिर्फ पढ़ करके नहीं चल दोगे वहाँ से। और अगर आंसर आपको समझ में नहीं आए, जरा सा भी कन्फ्यूजन रहे, तो आप दोबारा वीडियो को देखोगे तब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, है ना। तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि आप अपना इस्तेमाल लगा पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो लगाना ही होगा आपको अपना दिमाग, और तभी लगा पाओगे जब यहाँ पर आंसर नहीं दिया रहेगा डायरेक्टली। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर था एक्सेस, यहाँ पर एक्सीड था और यहाँ पर एक्सीड है, देख रहे हो, एक्सीड एक्सीड दोनों में फ़र्क है, बस पढ़ने में फ़र्क है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो पढ़ने में तो सेम है लेकिन आपका स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। एक्सीड है, ई एक्स है यहाँ पर। अब ध्यान देना, यहाँ पर डबल सी था, यहाँ पर डबल सी था और यहाँ पर डबल ई है, दोनों में ये फ़र्क है। सरपास, इसका मतलब होता है सरपास मतलब सीमा से अधिक होना। योर एसे शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, तुम्हारे जो एसेज हैं, निबंध हैं, वो 300 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ज़्यादा के सेंस में है, किसी सीमा से अधिक होने के सेंस में एक्सीड का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं 11th नंबर में। यहाँ दिया ऑल्टर, यहाँ पर क्या है, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन अभी देखिए, ऑल्टर एक वर्ड था, है ना, ऑल्टर, और एक था ऑल्टार। तो यहाँ पर ऑल्टर का मतलब होता है चेंज या फिर परिवर्तन या फिर बदलाव, ठीक है। यहाँ पर देयर इज़ नो ऑल्ट्रेशन इन द प्रोग्राम एट, कि अभी तक प्रोग्राम में कोई भी चेंजिंग नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, क्लियर। तो ऑल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर बदलाव, परिवर्तन से। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है बातों ही बातों में झगड़ा करना, तू मैं करना, है ना, बात से झगड़ा करना, मतलब पूरा फटाफटी नहीं करना, मतलब पटका पटके नहीं करना, बातों से लड़ाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, देयर वॉज ऑल्टरकेशन बिटवीन द शॉपकीपर एंड माई ब्रदर, कि मेरा भाई और शॉपकीपर के बीच क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब बातों ही बातों में लड़ाई झगड़ा, तू मैं हो गया। तो ये मीनिंग से रिलेटेड था, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होने का दिक्कत ही नहीं है, बस यहाँ पर ऑल्ट्रेशन था और यहाँ पर आर के बाद आपका सी एक वर्ड आया है, बस सी का फ़र्क है यहाँ पर, ऑल्टरकेशन। नेक्स्ट आपका अपोजिट और ओपोजिट। देखो ओपोजिट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैं जब प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, और थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ाया, इन केस अगर मैं हाई लेवल का पढ़ाया और ओपोजिट को वहाँ पर डिस्कस करूंगा एज अ प्रेपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के सेंस में आपको नहीं बता रहा हूँ, वर्ड के सेंस में बता रहा हूँ, वोकैब के सेंस में। देखो यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर ओपोजिट। अपोजिट सिर्फ ए और ओ का फ़र्क है। अपोजिट का मतलब सुटेबल होता है, उपयुक्त होता है, उचित होता है, और ओपोजिट का मतलब होता है कॉन्ट्रेरी, के विपरीत। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, हर रिमार्क्स, रिमार्क्स का मतलब होता है टिक्का टिप्पणी करना, मतलब किसी के पीछे कमेंट करते हो ना लोग, किसी के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं, है ना, चुगली करते हैं, तो उसके बारे में टिप्पणी करते हैं, तो उसको कहा जाता है। तो हर रिमार्क्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट अपोजिट। इसका मतलब क्या है कि जो भी उसने रिमार्क्स दिया अपने फ्रेंड के कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में, वो बिल्कुल ही क्या था, उपयुक्त था, उचित था, मतलब उसने जो भी कहा वो सही कहा, है ना। अगर इसका मीनिंग अपोजिट को आप अपोजिट समझ लेते तो इसका मीनिंग आप उल्टा कर देते। यहाँ पर है सीतास बिहेवियर इज अपोजिट टू दैट ऑफ हर ब्रदर, मतलब सीता का जो भाई है उसके बिहेवियर से ठीक उल्टा है सीता के बिहेवियर, तो उल्टा के सेंस में, के विपरीत के सेंस में। 13 नंबर देखो कि कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। ओपोजिट जब एक वर्ड आया है तो ओपोजिट से रिलेटेड क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और किस तरीके से एग्जाम में पूछने के चांस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। ओपोजिट और डिफरेंट में आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, किसके किसके बीच, डिफरेंट और ओपोजिट के बीच। किस तरीके से, देखो इस सेंटेंस को पढ़ो, पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन और फिर ओपोजिट ओपिनियंस अबाउट दिस मैटर, क्या लिखोगे। अगर आप पढ़ोगे तो ये भी तो कह सकते हो कि इसका लोगों का जो है इस मैटर के संदर्भ में उल्टा ओपिनियन है ना, उल्टा विचार है, ये भी तो कह सकते हैं। लेकिन इस तरीके के सेंटेंस में ओपोजिट का इस्तेमाल नहीं करते। आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, द अमेरिकन्स आई मेट वर वेरी ओपोजिट और फिर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड इमेजिन, मतलब जैसा मैंने इमेजिन किया था अमेरिकन के बारे में, जिससे मैं मिला था, उससे वो ओपोजिट था और फिर डिफरेंट था। दोनों का मीनिंग निकल रहा है,
लेकिन यहाँ भी हम अपोजिट का इस्तेमाल नहीं करते। माई ओन कंट्री एंड द यूएसए आर टोटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर या फिर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ भी हम अपोजिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तीनों जगह डिफरेंट लिखेंगे। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? तो ज़रा देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि जब भी डिस्क्राइब करना हो किसी पीपल का ओपिनियन के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, उसके वेज ऑफ थिंकिंग के बारे में, तो हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट, ना कि ओपोजिट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर डिफरेंट का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी के ओपिनियन के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, वेज ऑफ थिंकिंग के बारे में अगर हम इस्तेमाल करें तो वहाँ डिफरेंट का इस्तेमाल करें, ना कि ओपोजिट का। जैसे यहाँ पर कैसे पता चलेगा ओपिनियन है, तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ ओपिनियन शब्द का ही मेंशन कर दिया गया है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? डिफरेंट का इस्तेमाल करोगे। दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अमेरिकन के बारे में क्या बोला है? अमेरिकन के बारे में वैसा आपने इमेजिन किया था, है ना, तो आपका ओपिनियन है उसके बारे में, अमेरिकन के बारे में ऐसा ओपिनियन है, तो ओपिनियन के सेंस में क्या करोगे? डिफरेंट ही तो लिखोगे, और ओपोजिट के साथ फ्रॉम नहीं आता, डिफरेंट के साथ आता है, तो दोनों तरीके से कैच कर सकते हो इसको। फिर यहाँ पर कि माई कंट्रीज और यूएसए के बारे में आपका ओपिनियन को दर्शा रहा है, तो ओपिनियन के सेंस में आप डिफरेंट लिखोगे, ना कि ओपोजिट। क्लियर। और वैसे भी फ्रॉम था तो डिफरेंट ही लिखते। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी आपको पीपल्स के ओपिनियन के बारे में दर्शाना हो, लाइफ स्टाइल, वेज ऑफ थिंकिंग के बारे में, तो डिफरेंट शब्द का इस्तेमाल करोगे, ना कि ऑपोजिट का। ठीक है। अचानक अगर ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया जाता आज के बाद, अगर आप इस चीज़ को नहीं पढ़े होते तो आप कंफ्यूज कर जाते एग्जाम में, है ना, क्योंकि फर्स्ट में तो फ्रॉम भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपल एक इंडिकेशन है ओपिनियन का। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो अपोजिट भी मार सकते थे, डिफरेंट भी मार सकते थे, है ना। तो इस चीज़ को सीखना है आपको। फिर अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट तो सिंपल है, बचपन से पढ़ते आओ कि ये वर्ब है, मतलब टू डू के सेंस देता है ना, और यहाँ पर टू डू समथिंग के सेंस में, और यहाँ पर समथिंग के सेंस में, मतलब इफेक्ट नाउन होता है और अफेक्ट आपका वर्ब होता है। क्लियर। वैसे भी अगर याद रखना हो, कैसे याद रखोगे, तो वर्ब को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो वी को देखो उल्टा है ए के जैसे, है ना, ए ऐसा है तो वी इसका उल्टा है, तो आज के बाद इसी तरीके से याद रखोगे। यहाँ पर क्या है? टू इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, और इफेक्ट का मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस, है ना। और इसका एक और मीनिंग होता है ढोंग करना, प्रिटेंड करना, है ना, प्रिटेंड करना मतलब मैं ऐसा हूँ, है ना, और अंदर से बिल्कुल खोखला है ना, लोग दिखावा करते हैं, तो दिखावा ढोंग करने के सेंस में अगर होता है तो वहाँ पर अफेक्ट का भी इस्तेमाल होता है। ध्यान दोगे इस चीज़ को। तो दो मीनिंग यहाँ पर है अफेक्ट का, एक है प्रभावित करना, दूसरा है ढोंग करना। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पर दिया कंटिन्यूअस अटैक ऑफ एस्मा हैज़ अफेक्टेड हिज हेल्थ। इसको अस्थमा नहीं पढ़ते, इसको एज्मा पढ़ते हैं इंग्लिश में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर साइलेंट होता है। तो क्या है यहाँ पर कि जो बार बार कंटिन्यूअस जो दमे की बीमारी जो है, एज्मा की बीमारी जो है, उसके अटैक से वो क्या किया, उसके हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, अफेक्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन द क्लास मिस्टर शर्मा अफेक्टेड एन अमेरिकन एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण, है ना, उच्चारण। तो मिस्टर शर्मा जो है वो क्लास में ढोंग कर रहे हैं एक अमेरिकन एक्सेंट का, हालांकि उसे आता नहीं है परफेक्ट तरीके से, लेकिन ढोंग कर रहे हैं ऐसा बोलने का अमेरिकन एक्सेंट में, हाँ मैं जानता हूँ ऐसा करके, है ना, मतलब एक्सेंट तो मुझे खुद नहीं आता, अमेरिकन एक्सेंट में कहाँ बोलूँगा। तो समझ गए बात को। यहाँ पर ढोंग करने के सेंस में था, प्रभावित करने के सेंस में नहीं था ये, और यहाँ पर था प्रभावित करने के सेंस में। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या दिया, एक्सेसिव हार्ड वर्क इन लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस हार्ड वर्क किया है किसी ने अपने लाइफ में, हैड एडवर्स अफेक्ट ऑन हर हेल्थ, तो उसके हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, एडवर्स मतलब विपरीत असर किया, प्रभाव किया, है ना। अब ज़रा देखो, प्रभाव किया नहीं मतलब असर था, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर। समझ गए बात। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अल्यूजन और इल्यूजन। थोड़ा मैं धीरे बोलता हूँ, है ना, गला दुखने लगा मेरा। यहाँ पर अल्यूजन, अल्यूजन का मतलब रेफरेंस, संकेत, उद्धरण जिसको बोलते हैं ना, उद्धरण मतलब किसी चीज़ के उदाहरण पेश करने को कहा जाता है उद्धरण। फिर है हवाला देना। फिर इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या है, सिर्फ ए और आई का फ़र्क है, आप स्पेलिंग में ध्यान देना है यहाँ पर। इल्यूजन का मतलब अनरियल, भ्रम। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। द पोएम इज एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली बाय द हेल्प ऑफ मेनी अल्यूजन्स, मतलब पोएम को एक्सप्लेन किया गया बाय द हेल्प ऑफ किसके, बहुत सारे उदाहरण को पेश करते हुए, हवाला देते हुए, संकेत देते हुए, रेफरेंस देते हुए, है ना। जैसे मैं किसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ और बार बार बोलता हूँ ये एसपी बख्शी का रेफरेंस है, मतलब एसपी बख्शी बुक के हिसाब से है, तो बहुत सारे वैसे उन्होंने क्या किया, हवाला दिया, रेफरेंस दिया, अल्यूजन दिया, है ना, पोएम को अच्छे से समझाने के लिए। नेक्स्ट आपका इल्यूजन, अकॉर्डिंग टू द वेदांतिस्ट
लाइफ इज एन इल्यूजन, मतलब वेदांतिस्ट के, मतलब वेदांत को मानने वाले लोग, है ना, क्या है कि लाइफ जो है एक भ्रम है। इतना समझ गए। इसके मीनिंग में फ़र्क था, कॉन्सेप्चुअल उतना ज़्यादा है नहीं। फिर आगे भी है मीनिंग के हिसाब से, एल है ये और ये भी एल है, स्पेलिंग में फ़र्क है। इसका मतलब होता है पीड़ित होना, बीमार होना, सफ़र करना। फिर है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, मतलब एक प्रकार का बीर होता है, शराब, है ना, इसको बीर पढ़ते हैं भाई, बियर नहीं पढ़ते हैं हम लोग, गलत तरीके से इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो एक तरह के शराब होता है जिसको एल कहते हैं, और इस वाले एल का मतलब है बीमार करना। फिर एले, एले का मतलब सूद करना, मतलब कम करना, शांत करना। एले एले करके एक सॉन्ग है एक सदगुरु वाला, अगर आप देखे होगे कभी तो, भजन है मतलब इंग्लिश में उनका। फिर अलाय, अलाय का मतलब होता है टू यूनाइट, मित्र या फिर संबंध बनाना। सबके मीनिंग को देखते हैं सेंटेंस के रूप में। यहाँ दिया रोहित इज गेटिंग वीकर डे बाय डे, रोहित डे बाय डे क्या कर रहा है, वीक पड़ रहा है ना, मतलब कमज़ोर हो रहा है। वी डोंट नो व्हाट एल्स हिम, हमें नहीं पता कि उसको क्या कौन सा चीज़ है जो बीमार कर रहा है। फिर यहाँ पर ही विजिट्स एल हाउस डेली, वह व्यक्ति जो है प्रतिदिन कहाँ जाता है, एल हाउस, मतलब शराब का एक घर जाता है ना, जहाँ पर शराब बिकते हैं या बनते जो भी हैं। इवन अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के एडवाइस के खिलाफ वो क्या करता है, डेली एक शराब के हाउस जाता है। फिर यहाँ पर अ जेंटल ब्रीज वुड एले द हीट, मतलब बहुत ज़्यादा हीट है ना, और समंदर से एकदम हौले हौले से एक बोल सकते हैं इसको कि ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं वो क्या करेंगी भाई, वो जो ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, ब्रीज जो बह रही हैं, वो हीट को थोड़ा सा शांत करेगा, कम करेगा, है ना, शुद्ध के सेंस में। फिर अलाय, अलाय का मतलब टू यूनाइट, मित्र बनाना, संबंध बनाना। ही अलाइड हिमसेल्फ, मैंने मतलब यहाँ पर है कि उसने किसी से अलाइड किया, विथ अ वेल्दी फैमिली, एक बाय मैरिज, मतलब शादी करके एक धनी परिवार में क्या किया, खुद को अलाइड किया, मतलब उससे यूनाइट हुआ, संबंध बनाया, मित्र बनाया, है ना। अलायंस इसी शब्द से बना हुआ है, जैसे एनडीए है ना, बीजेपी वाली पार्टी, और यूपीए की जो संगठन है जिसका हेड है मतलब कांग्रेस, है ना। तो ये सारे अलायंस होते हैं, इसी वर्ड से बना हुआ है, अलायंस से। आगे बढ़ते हैं, अप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड, ये मैं कितना बार बता चुका हूँ, बताओ तो जरा आप। अगर आप सिनोनिम एंटोनिम वाले सीरीज़ को देखे हो कंप्लीटली, तो जितना बार कॉम्प्रीहेंड आया, अप्रीहेंड आया, हर बार बताया कि भाई ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको ध्यान रखना। अप्रीहेंड का मतलब होता है डराना, दूसरा मीनिंग होता है अनुभव करना, परसीव करना, तीसरा मीनिंग होता है अरेस्ट करना, मतलब गिरफ्तार करना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। अब ये तीनों के सेंस में हम एक एक सेंटेंस देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर दूसरा क्यों नहीं हो सकता, दूसरा मीनिंग। द सूथसेयर, सूथसेयर का मतलब है भविष्यवक्ता। अप्रीहेंडेड द डे ऑफ रोहित डेथ, मतलब रोहित के मरने के जो दिन है उसको डराया, भविष्यवक्ता ने डराया नहीं भाई, कि वो कब मरेगा उस दिन के बारे में उसने अनुभव किया, परसीव किया। तो यहाँ पर अप्रीहेंड का मतलब था अनुभव करने के सेंस में। आगे पढ़ते हैं, द पुलिस हैव फाइनली अप्रीहेंडेड द किलर, मतलब आपके एसपी बक्सी में तीनों मीनिंग अगर दे रखा है तो पता चला है कि वहाँ पर कोई एक ही सेंटेंस दिया है ना। तो यहाँ पर मैं तीन तीन सेंटेंस सबके मीनिंग के हिसाब से दिया हूँ। द पुलिस हैव फाइनली अप्रीहेंडेड द किलर, फाइनली पुलिस ने क्या किया, किलर को गिरफ्तार किया। तो यहाँ गिरफ्तार करने के सेंस में है, डराने के सेंस में नहीं है, अनुभव करने के सेंस में नहीं है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्ट्स रियल एंगर एंड अप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर, मतलब जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में अप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर, मतलब गुस्सा और भय को रिफ्लेक्ट कर रहा है भविष्य में, है ना। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है देश में, वो सच्चे एंगर को और सच्चे डर को, भविष्य में आने वाले सच्चे डर और एंगर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। क्लियर है यहाँ तक, समझने के सेंस में। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग देख लो, शी कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज, उसने पैसेज के मीनिंग को नहीं समझ पाया, है ना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना था। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश, प्रवेश पाना। एक्सेप्टेंस दूसरा मीनिंग होता है स्वीकृति। दोनों के सेंस में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है दीज डेज इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन टू कॉन्वेंट स्कूल, मतलब कॉन्वेंट स्कूल में, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, है ना। तो कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश पाने के लिए आजकल यू मस्ट गिव अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रवेश पाने के सेंस में था एडमिशन। दूसरा इसका मीनिंग होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हर साइलेंस वॉज टेकन एज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, तो क्या गिल्ट को प्रवेश पाने में उसने उसके साइलेंस को समझा, नहीं भाई, उसके साइलेंस को क्या समझा गया, टेकन एज का मतलब ऐसा समझा गया और फिर मान लिया गया क्या,
एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, प्रवेश पाना गिल्ट का नहीं, कि उसने गिल्ट को स्वीकार कर लिया, उसके स्वीकृति को मान लिया गया, उसके स्वीकृति को समझ लिया गया, है ना, मतलब उसके साइलेंस जो था उसको समझ लिया कि उसने उस चीज़ को स्वीकृत कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो स्वीकृति के सेंस में था यहाँ पर एडमिशन का मीनिंग। क्लियर है? मतलब तुम्हारे साइलेंस को मैं क्या समझूं, हाँ समझूं या ना समझूं, पूछते हो ना भाई, अब तो जिंदगी में कभी पूछे ही होगे किसी से। तो वही वाला हाल है यहाँ पर, उसके साइलेंस को क्या समझ लिया गया, क्या मान लिया गया, मतलब एडमिशन ऑफ गिल्ट मान लिया गया कि वो अपराधी है, दोषी है, इस चीज़ को इस चीज़ की स्वीकृति मान लिया गया, है ना। चलिए, एडमिटेंस का मतलब क्या होता है, एंट्री, मतलब नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, एंट्री के सेंस में है, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए दोनों ही नाउन है और एक फ्रेज के जैसा है ये, तो बस थोड़ा सा फर्क था, आप समझ जाओगे यूज़ करके ही सेंटेंस के हिसाब से। सेंटेंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ना, हर एक क्लास में मैं बताते आ रहा हूँ कि आपको सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, खास करके इस वाले सीरीज़ में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एंटीक और एंटीक दोनों में क्या फ़र्क है, इसका मतलब है एंशियंट टाइम, या फिर पुराना लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनोखा, काफ़ी विचित्र, काफ़ी अच्छा चीज़, है ना। और यहाँ पर एंटीक, एंटीक का मतलब विचित्र, यहाँ पर एंटीक का मतलब होता है थोड़ा सा ऑड किस्म का, मतलब थोड़ा सा निगेटिव सेंस का। यहाँ पर विचित्र और अनोखा का मतलब होता है शानदार के सेंस में, है ना। तो एंटीक का मतलब पुराना लेकिन शानदार, और यहाँ पर एंटीक मतलब ऑड, और इसका एक दूसरा मीनिंग होता है ट्रिक्स, है ना, ट्रिक्स, जैसे कोई ट्रिक करते हैं ना। अब जरा देखो, समझेंगे सेंटेंस में, देयर आर मेनी एंटीक पीसेस इन द म्यूजियम, कि म्यूजियम में बहुत सारा क्या रखा गया है, एंटीक पीसेस को रखा गया है, अनोखे चीज़ को रखा गया, पुराने हैं लेकिन अनोखे हैं। यहाँ पर एंटीक है बिल्कुल ऑड के सेंस में, आई कॉल हिम एन एंटीक ओल्ड मैन, मतलब उसको मैं क्या कह के बुलाता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा विचित्र इंसान हो तुम, है ना, हो सकता है भद्दा दिखने में लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर विचित्र के सेंस में था। नेक्स्ट है एंटिक्स ऑफ द जगलर रिगेल्ड द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर क्या है भाई, ये कह रहा है कि जो ट्रिक्स था जगलर का, जगलर मतलब समझते हो आप, कभी देखे होगे मूवीज़ वगैरह में, आप फिर रियल में भी देखे होगे, 4-5 बॉल होता है उसके हाथ में और कैच कर रहा होता है, फेंक रहा होता है ऊपर, है ना, और कैच कर रहा होता है, और एक भी बॉल नीचे नहीं गिरता, है ना, तो उसको कहते हैं जगलर, उस इंसान को कहते हैं जगलर। तो जो जगलर है उसका जो ट्रिक है ना, उसके ट्रिक्स ने क्या किया, रिगेल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा खुश किया। रिगेल का मतलब होता है खुश करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव, ये इस पर स्टार मार्क है, इसका मतलब डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है आज के जो मैं आपको वर्क दिया हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में ही था ये। ऑल्टरनेट का मतलब होता है बारी बारी से, और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव जिसका मतलब होता है चॉइस या फिर विकल्प। जरा देखो यहाँ पर क्या है, वी हैव अ मोरल साइंस क्लास ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब हर डे के बारी बारी से क्या है, एक मोरल साइंस के क्लास है ना। अब जरा देखो यहाँ पर बारी बारी कहने का मतलब एक दिन है दूसरा दिन नहीं है, फिर अगला दिन है फिर अगला दिन नहीं है ना, बारी बारी से। लेकिन ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस, मतलब देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कब, इन डीलिंग विथ द पीपल, जब आप लोगों के साथ डील करते हो और फिर बिजनेस करते हो। डील विथ का क्या मतलब होता है, डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ में बिजनेस करना, डील इन होता है ना, डील इन होता है। और डील विथ का मतलब होता है लोगों के साथ बातचीत करना, समझाना, ऐसा कुछ। कमेंट करोगे डील विथ का मतलब डील इन का क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप लोगों को समझा रहे हो या फिर बात कर रहे हो उन लोगों से, डील विथ कर रहे हो, मतलब डील इन है जो है वो बिजनेस के साथ लगता है, विथ जो है वो पीपल के साथ लगता है। अब यहाँ देखो, तो कह रहा है कि वहाँ पर उस केस में जब आप लोगों से मिल रहे हो तो उस केस में आप ऑनेस्टी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करो, यहाँ पर क्या होगा, वी डिसाइडेड टू मेक ऑल्टरनेटिव और फिर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स इन केस द होटल वॉज फुली बुक्ड। मतलब आप क्या लेकर के चलते हो, अगर आप जा रहे हो कहीं पर होटल वगैरह के अरेंजमेंट करने के लिए, मतलब होटल अगर जा रहे हो और पता चला कि आप वो होटल बिल्कुल ही बुक है, तो उसके पहले क्या सोच कर चलते हो, कोई ना कोई विकल्प सोच करके चलते हो, मन में चॉइस सोच करके चलते हो, है ना। तो चॉइस वाला मीनिंग होगा यहाँ पर, कि बारी बारी वाला मीनिंग होगा, यहाँ पर होगा चॉइस वाला। तो चॉइस के सेंस में किसका मीनिंग देता है ये, ऑल्टरनेटिव का मीनिंग देता है चॉइस वाला, तो ऑल्टरनेटिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टफुल आर्टिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, फिर से स्टार मार्क। आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर या फिर चालाक या फिर धूर्त। देखो, शी वॉज एबल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ हर इन लॉज टूवर्ड्स हर बाय आर्टफुल मीन्स। क्या है इसका मतलब, कि वो जो है अपने ससुराल वाले का बिहेवियर को चेंज करने में सफल हो गई।
उसके तरफ जो भी मतलब उसके लिए जो भी उनके बिहेवियर थे उनके ससुराल वालों के, उसको चेंज करने में वो सफल हो गई बाय आर्टफुल मीन्स, मतलब एक चालाक तरीके से, है ना। आर्टफुल का मतलब चालाक, है ना। तो चालाक तरीके से उसने क्या किया, उसके बिहेवियर को चेंज किया। फिर आर्टिस्टिक, जिसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू आर्ट, मतलब आर्ट से संबंधित, कला से संबंधित, कलात्मक। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर। और ये जो आर्टिस्टिक है इसका मतलब होता है शोइंग टू स्किल और इमेजिनेशन ऑफ एन आर्टिस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस पढ़ के। यहाँ पर एवरीबडी एडमायर्स हर फॉर आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, अगर यहाँ पर आप ब्लैंक रहता, आर्टफुल और आर्टिस्ट दोनों रहता, तो हो सकता है आप आर्टफुल भी लिख सकते थे, चालाक टेम्परामेंट, है ना। तो भाई चालाक टेम्परामेंट यहाँ पर हम लिख देंगे, लेकिन किसी को चालाक या फिर धूर्तपन को कोई क्यों एडमायर करेगा, है ना। समझ रहे हो, एडमायर, एडमायर क्यों करेगा भला। तो यहाँ पर वही है, टेम्परामेंट के सेंस में यहाँ पर आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। जैसे कि मान लिया जाए कोई महिला है, उसके घर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, है ना, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, जिसको लोग अक्सर फेंक देते हैं या फिर बेच देते हैं। तो कोई ऐसी महिला है घर में जो कि उसको क्या करेगी, सजा करके उसको बिल्कुल ही एक अच्छे तरीके से घर को पूरा सजा देगी, वही वेस्ट मटेरियल से ही पूरे घर को सजा देगी वो बहुत अच्छे तरीके से। तो उसको क्या करेंगे आप, एडमायर ही तो करोगे। तो ऐसे लोगों को ही कहा जाता है आर्टिस्टिक स्वभाव के लोग, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट के लोग। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों में मीनिंग में फ़र्क था। इसका आर्टफुल का मतलब चालाक और फिर धूर्त होता है, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और आर्टिसन, ये आर्टिस्ट पढ़ाता है, ये आर्टिस्ट मतलब बीच वाला जो ई है उसको ज़्यादा बार पढ़ा जाता है ना। फिर आर्टिसन, फ़र्क पहला और दूसरा में क्या है कि दूसरे वाले में सिर्फ एक लास्ट में ई है ना, देख पा रहे हो। अब ज़रा देखो, तीनों में फ़र्क समझना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर आर्टिस्ट का मतलब वन हु प्रैक्टिसेस फाइन आर्ट, पेंटिंग या फिर स्कल्पचर, कलाकार, है ना। इसका भी मतलब कलाकार, इसका भी मतलब कलाकार, इसका भी मतलब कलाकार। इसका मतलब खास करके होता है शिल्पकार। आर्टिसन का मतलब, शिल्पकार का मतलब होता है जो टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल हैंडक्राफ्ट्स पर जो डिज़ाइन करते हैं। पॉटरी, पॉटरी करने का मतलब, टेक्सटाइल का मतलब कपड़े, पॉटरी का मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं। ग्लास, स्टोन और वुड वाला आप समझते हो, वुड वाला मतलब जो ये होते हैं ना बढ़ई लोग जो होते हैं, है ना, बढ़ई का जो काम करते हैं, वुडन लकड़ियों पर जो काम करते हैं, तो ये सारे कहलाते हैं आर्टिसन। लेकिन अगर पेंटिंग की बात कही जाए, पत्थर पर ये वाला पत्थर अलग है भाई, ये है ना, इसके डिज़ाइन बनाना अलग है, लेकिन पत्थर के ऊपर छोटे छोटे बारीक वाले चीज़ के डिज़ाइन करते हैं ना, वो सब कहलाते हैं आर्टिस्ट। तो पेंटिंग हो या फिर फाइन आर्ट हो, वो आर्टिस्ट कहलाएंगे। तो भूलोगे नहीं, आर्टिस्ट और आर्टिसन में ये फ़र्क है कि ये मोटे मोटे वाला काम करते हैं, ये छोटे छोटे वाला काम करते हैं, ये बारीक वाला काम करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर वाला काम करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो दोनों में बस थोड़ा सा फ़र्क है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेंटिंग और फाइन आर्ट से अगर वहाँ पर सेंस दे रहा है तो समझना कि वहाँ पर आर्टिस्ट होगा, ना कि आर्टिसन। अब इस आर्टिस्ट का क्या मतलब होता है, इस आर्टिस्ट का मतलब होता है कि जो लोग स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं ना, खास करके एंटरटेनिंग करने के लिए, तो म्यूजिकल या फिर थिएट्रिकल एंटरटेनर जो होते हैं उसको कहते हैं कलाकार, ये वाला आर्टिस्ट। तो आपको भूलना नहीं है, ये तीनों को मैं सख्त निर्देश दे रहा हूँ एक तरह से, है ना, आदेश है। क्या आदेश है भाई, कि तीनों को याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ये तीनों को बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। वैसे बुक में पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आती चीज़ें, क्योंकि आपके बुक में जिस तरीके से सेंटेंस दे रखा है वहाँ पर आर्टिस्ट की जगह आर्टिसन भी पुट करोगे ये भी सही हो जाएगा। तो नहीं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर गहराई से समझना है। ईच पोस्टर इज साइंड बाय द आर्टिसन, क्या हम आर्टिसन लिख सकते थे भाई। पोस्टर कौन बनाता है, जो पेंटर होगा, और पेंटिंग का काम कौन करेगा, आर्टिस्ट करेगा, है ना। तो आर्टिस्ट करेगा, तो यहाँ पर आर्टिसन, आर्टिसन कैसे लिखोगे, आर्टिस्ट लिखोगे। समझ गए बात को। अब बताओ कि आर्टिस्ट के पहले द क्यों लिखा गया है, ए भी तो लिख सकते हैं, एन भी तो लिख सकते हैं। ईच पोस्टर इज साइंड बाय एन आर्टिस्ट, तो एन लिखेंगे तो ये अननोन व्यक्ति हो जाएगा, डेफिनेट पर्सन नहीं रहेगा। और कोई भी डेफिनेट पर्सन कैसे साइन कर देगा किसी के पोस्टर में, किसी पोस्टर में वही साइन करेगा जो उसका आर्टिस्ट होगा, उसी का आर्टिस्ट होगा, मतलब ये डेफिनेट बना रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें भी हम लोग देखते चलेंगे साथ में। यहाँ पर आर्टिस्ट है, देखो, देयर वॉज नो सिक्योरिटी फॉर द आर्टिस्ट। यहाँ पर ये वाला आर्टिस्ट क्यों नहीं होगा, ये वाला आर्टिस्ट क्यों नहीं होगा, ये आपको सोचना है थोड़ी देर के लिए। हु हैड कम टू परफॉर्म फॉर द चैरिटी शो, क्योंकि वो चैरिटी शो करने आए थे। तो ये वाला जो शब्द है ना, चैरिटी शो,
ये बता रहा है भाई कि ये परफॉर्म करने आया है वहाँ पर, एंटरटेन करने आया है वहाँ पर, इसलिए ये वाला आर्टिस्ट होगा, बाकी ये दोनों नहीं होगा। समझ में आई बात। फिर अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पर है द आर्टिसन कैन कट स्टोन्स इनटू वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप्स में स्टोन्स को काट सकता है। तो स्टोन वाली बात जहाँ भी आ गई, किसके बारे में सोचोगे? आर्टिसन के बारे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक है अफेक्शन और एक है अफेक्टेशन। अफेक्शन का मतलब होता है लव, काइंडली फीलिंग, स्नेह और प्रेम। प्रेम बोलो, प्रीति बोलो, अफेक्शन दोनों का मीनिंग है। आगे देखते हैं। यहाँ पर माई मदर इज हेल्ड इन हाई अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। देख रहे हो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स नहीं लिखा है। फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो ग्रामेटिकली गलत होता है। फैमिली मेंबर्स नहीं होता, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये ग्रामर का पार्ट है आपका। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरी माँ को रखा जाता है बहुत ही इज्जत और प्यार प्रेम से। किसके द्वारा? फैमिली के सारे मेंबर्स के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर अफेक्शन का मतलब था प्रेम या फिर प्रीति। दूसरा है अफेक्टेशन, जिसका मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंस करना, बहाने बनाना, अननेचुरल बिहेवियर करना। जैसे यहाँ पर क्या दिया है सेंटेंस में, आई ऑलवेज फील वेक्स्ड, मतलब मैं हमेशा परेशान महसूस करता हूँ, एट हर अफेक्टेशन, उसके ढोंग रचने पर, उसके दिखावा करने पर क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। वेक्स्ट का मतलब परेशान, वेक्स का मतलब परेशान होता है। अब जरा देखो इसका क्या सेंस समझे, इसका क्या मीनिंग समझे। मतलब कुछ लड़कियां होती है ना घर पे बहुत भद्दी भद्दी आवाज़ निकालती हैं, मतलब समझ रहे हो बात को, एक अलग ही टोन में। लेकिन जहाँ से बाहर वो गई, कुछ अननोन स्ट्रेंज लोगों को देखी, बस उनकी अदाएं बिल्कुल चेंज, बिल्कुल ही अफेक्टेशन वाला स्टाइल। समझ रहे हो बात को? मतलब इतना क्यूट बनने की कोशिश करेंगी, बाद में पता चला वो स्ट्रेंज पर्सन अगर छुप के उसके घर पे चला जाए तो बाद में पता चलता अरे ये तो सब कुछ क्या था, अफेक्टेशन था भाई। समझ रहे हो? चलिए समझ गया आप लोग। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देना जरूरी होता है कभी कभी। यहाँ पर एब्सटेन और यहाँ पर रिफ्रेन, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो इस चीज़ को। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज और रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज। हिंदी डिक्शनरी में ढूंढोगे मीनिंग सेम मिलेगा, फ़र्क थोड़ा सा होता है। क्या होता है कि जब भी आप परहेज करते हो ईटिंग, ड्रिंकिंग या वोटिंग से, तब आपको एब्सटेन का इस्तेमाल करना है, और जब आप बैड हैबिट से परहेज करते हो तो रिफ्रेन का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, हमें शराब पीने से बचने चाहिए, परहेज करने चाहिए। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, मतलब एक टेलिंग अ लाई एक किसी की बैड हैबिट होती है ना। तो हमें क्या कर मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए झूठ बोलने से, है ना। तो यहाँ पर टेलिंग अ लाई हैबिट के बारे में बता रहा है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है देखो, हालांकि इससे भी क्वेश्चन पूछेंगे, रिफ्रेन और अवॉइड में क्या फ़र्क होता है ना। अवॉइड और रिफ्रेन में क्या फ़र्क होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। यहाँ पर सेंटेंस है, होटल गेस्ट्स आर आस्क्ड टू, क्या है, होटल गेस्ट्स आर आस्क्ड टू रिफ्रेन और फिर अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग इन द रेस्टोरेंट्स। तो हम समझ लेते हैं पहले इसका मीनिंग, कि रिफ्रेन का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम डूइंग समथिंग, यहाँ पर अवॉइड है मतलब अवॉइड डूइंग समथिंग। फ़र्क समझ में आ रहा है? फ़र्क सिर्फ फ्रॉम है, अवॉइड के साथ फ्रॉम नहीं है, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम का इस्तेमाल है किसका इस्तेमाल करोगे, रिफ्रेन का। फिर है आई अवॉइड यूजिंग और फिर आई अवॉइड रिफ्रेन, आई अवॉइड, अवॉइड रिफ्रेन नहीं, ध्यान से समझो, आई अवॉइड यूजिंग और फिर आई रिफ्रेन यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर पर्सनल लेटर्स। अब रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आता है, यहाँ पर फ्रॉम है नहीं, तो सिंपली यहाँ पर डूइंग का कहा जा रहा है ना। अवॉइड होगा यहाँ पर सीधा सीधी बात। तो डूइंग के सेंस में क्या इस्तेमाल करेंगे, अवॉइड का। तो आई अवॉइड यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर पर्सनल लेटर्स। फिर वी ऑल रिफ्रेंड टेलिंग हर व्हाट वी रियली थॉट। अब जरा देखो यहाँ पर क्या गलत क्या है, रिफ्रेंड टेलिंग दे रखा है ना, लेकिन होता है अवॉइड टेलिंग, अवॉइड डूइंग, तो क्या लिखोगे, वी ऑल अवॉइड टेलिंग हर व्हाट वी रियली थॉट। नहीं, रिफ्रेंड भी यहाँ पर सही है। क्या करोगे यहाँ पर, रिफ्रेंड के साथ यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल कर दोगे। वी ऑल रिफ्रेंड फ्रॉम टेलिंग हर व्हाट वी रियली थॉट। अब कहोगे कि सर यहाँ पर अवॉइड का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, अवॉइड का इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे, ज़रा सोचो। मतलब अवॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। क्लियर? और अवॉइड कैसे करोगे, रिफ्रेंड को हटा के लिख दोगे वी ऑल अवॉइडेड, है ना,
वी ऑल अवॉइडेड टेलिंग हर व्हाट वी रियली थॉट, क्योंकि डूइंग है टेलिंग है तो अवॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। और अगर रिफ्रेन को रहने देना है, यहाँ पर रिफ्रेन को यहाँ पर रहने देना है तो क्या करोगे, रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग हर, ऐसे लिखना पड़ेगा, वी ऑल रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेलिंग हर, है ना, व्हाट वी रियली थॉट। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ बैड हैबिट्स के बारे में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैड हैबिट के बारे में यहाँ पर हम रिफ्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, किसी के कहने के बारे में भी यहाँ पर रिफ्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। लेकिन ईटिंग, ड्रिंकिंग, वोटिंग का इस्तेमाल हो तो उस केस में एब्सटेन लिखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बैड हैबिट का अगर मेंशन कर दिया गया तो भी आप वहाँ पर रिफ्रेन का इस्तेमाल करोगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। अवेंज है, रिवेंज है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसका मतलब था जस्ट पनिशमेंट, मतलब हल्का फुल्का पनिशमेंट, और फिर बदला लेना किसी को सजा दिलाकर, जिसमें टाइम लगता है। रिवेंज में भी टाइम लग सकता है, लेकिन भाई इसका मतलब है टू पनिश आउट ऑफ पर्सनल ग्रज। ग्रज का मतलब होता है लॉन्ग टाइम से किसी के ऊपर गुस्सा होना, है ना। क्रूएल वे में बदला लेना, ये कहलाता है रिवेंज। रिवेंज का मतलब है कि इसका दायरा थोड़ा सा ज़्यादा क्रूएल होता है। अवेंज का मतलब होता है हल्का फुल्का भी पनिशमेंट देकर के काम चला लिया, है ना। जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको दूं कि 2012 में हुआ था ना, 12 दिसंबर 2012 ऐसे कुछ था, 25 दिसंबर 2012, शायद मैं भूल गया वो डेट, जब दिल्ली में वो घटना घटी थी, रेप केस वाला, है ना। क्या नाम था, जो भी नाम था। तो उसमें आप देख रहे हो कि 7 साल का समय लगा टोटल, है ना। तो उसमें क्या इस्तेमाल करोगे कि उसके पेरेंट्स ने अवेंज लिया या रिवेंज लिया। उस केस में आप कहोगे अवेंज लिया। तो अभी आप अब पूछ सकते हो कि सर अभी आपने कहा कि रिवेंज का दायरा बड़ा होता है, मतलब फांसी की सज़ा मिली उन लोगों को, फिर हम रिवेंज का इस्तेमाल क्यों नहीं किए। तो भाई एक तरह से उन्होंने पनिशमेंट दिलाया था, खुद से जाकर बदला नहीं लिया। किसी ने किसी को रेप कर दिया, उसको जाकर के वो मर्डर कर देगा, तब इस केस में रिवेंज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उन रेपिस्ट्स को बहुत टाइम लग गए, समझ रहे हो, तो सज़ा दिला करके बदला लिया उनके पेरेंट्स ने। तो वैसा सेंटेंस अगर रहता तो वहाँ पर अवेंज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही क्या कहें, मर्डर कर देना किसी को और किडनैप कर लेना, ये सारी बातें हो तो आप वहाँ पर रिवेंज का इस्तेमाल करोगे, है ना, थोड़ा सा सख्ती के केस में। समझ गए बात को, फ़र्क समझ रहे हो। फांसी की सज़ा दिया कानून ने, है ना, तो कानून के सेंस में अगर उसको पनिशमेंट मिला है, लंबे टाइम लेकर के मिला है, एक सिस्टमैटिक वे में मिला है, तो उसको अवेंज कहेंगे। और छोटे मोटे झगड़े के बदले लेने हो तो अवेंज कहेंगे, है ना। रिवेंज का मतलब होता है मर्डर कर देने के सेंस में, क्रूएल वे में। क्लियर, यहाँ तक फ़र्क समझ रहे होगे। यहाँ पर है हैमलेट डिलेड अवेंजिंग द मर्डर ऑफ हिज फादर, मतलब हैमलेट कोई कैरेक्टर का नाम है, वैसे हैमलेट एक नोवेल का नाम है शेक्सपियर का। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हैमलेट नाम का जो कैरेक्टर है वो डिले कर दिया पनिशमेंट दिलाने में, उसके बाप का जो मर्डरर था, है ना, उसको उसके बदला लेने में उसने डिले कर दिया। तो डिले के सेंस में हम अवेंज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वही वाला रेप केस वाला जो 7 साल लग गए, डिले हो गया, है ना, सज़ा दिलाने में, तो सज़ा दिलाने के केस में, डिले के केस में अवेंज का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो बात को। और मान लिया कोई किसी को किडनैप कर लेता है, तो क्या वो सज़ा दिला रहा है, कानूनन रूप से सज़ा नहीं दिला रहा है उसको, है ना, तो उस केस में हम रिवेंज का इस्तेमाल करेंगे। किसी को कोई मर्डर कर रहा है तो वो उसको पनिशमेंट नहीं दिला रहा, अब फिर उसको सज़ा नहीं दिला रहा कानूनन रूप से, क्या कर रहा है, बदला ले रहा है, रियल वाला बदला, तो उसको रिवेंज कहते हैं, क्रूएल वे में। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी बाय अबडक्टिंग हिज माइनर चाइल्ड, उसके छोटे बच्चे को किडनैप करके अपने एनिमी के उसने क्या किया, खुद से बदला लिया। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ, खुद से जाकर के बदला लिया, खुद से किसी का मर्डर कर देना, इस तरीके से रिवेंज होता है। क्लियर, दोनों का मतलब बदला लेना होता है। वर्ब और नाउन दोनों के रूप में दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। बस क्या फ़र्क था ये मैं आपको बता दिया। फिर अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना, मेकिंग इम्प्योर। अडल्ट्री का मतलब होता है हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, मतलब व्यभिचारिता। भाई ये सब हिंदी पढ़ोगे ना तो आप तो बिल्कुल भूल ही जाओगे, मतलब क्या कहा था फिर इसका मीनिंग क्या है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। द ओनर्स ऑफ द मिल्क डेयरी वर चार्ज्ड विथ अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क में मिलावट करने के लिए उसको क्या किया गया, चार्ज किया गया, मतलब एक तरह से आरोपित किया गया, फिर फाइन लगाया गया उसके ऊपर, है ना, उसके ओनर के ऊपर। यहाँ पर अडल्ट्री का मतलब होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शादीशुदा होते हैं और शादीशुदा होने के बाद भी काफ़ी लोगों से उनका सेक्सुअल रिलेशन रहता है, तो उस केस में कहते हैं अडल्ट्री। यहाँ पर हर हस्बैंड अक्यूज्ड हर, मतलब उसके हस्बैंड ने किसी औरत को क्या किया, अक्यूज़ किया, दोषारोपण किया। ऑफ अडल्ट्री एंड डेजर्टेड हर, मतलब अडल्ट्री का दोषारोपण किया उसके ऊपर, एक तरह से दोष लगाया और उसको लास्ट में छोड़ दिया, डेजर्टेड हर, है ना। तो अडल्ट्री का मतलब आप समझ गए।
फिर है एस्पर्सन और एस्पिरेशन, दोनों में फ़र्क है। एस्पर्सन का मतलब होता है स्लेंडर, मतलब कलंक या फिर दोषारोपण। एस्पिरेशन का मतलब होता है एम्बिशन, डिज़ायर, महत्वाकांक्षा, है ना, आपकी लाइफ में क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, कौन कौन सी बड़ी चीज़ों को आपको पाने हैं अपने लाइफ में, तो उसको कहते हैं, उस पाने की चीज़ को कहते हैं। तो बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने की बात रहती है उस तो वैसे लक्ष्य को कहते हैं एस्पिरेशन, है ना, एम्बिशन, डिज़ायर। फ़र्क समझ गए, मीनिंग से ही फ़र्क क्लियर है। यहाँ पर मीनिंग जानना जरूरी था, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट नहीं थे। वी शुड नॉट कास्ट एस्पर्सन्स ऑन आवर फ्रेंड, यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमें अपने दोस्तों के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, कलंक नहीं लगाने चाहिए, दोषारोपण नहीं करने चाहिए। एस्पिरेशन का मतलब महत्वाकांक्षा। यू कैन अटेन योर एस्पिरेशन, तुम अपने महत्वाकांक्षाओं को पा सकते हो ओनली बाय हार्ड वर्क, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से। नेक्स्ट है आपका एवर्ट। एवर्ट का मतलब रोकना, और एडवर्ट का मतलब जिक्र करना, संकेत करना, रेफर करना, है ना, हवाला देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का। तो यहाँ पर टू चेक का मतलब नहीं होता परीक्षा लेना फिर जांचना, है ना, टू चेक का मतलब रोकना भी होता है। एवर्ट के सेंस में रोकने के सेंस में दिया है। यहाँ पर क्या है, अ लिटिल कॉमन सेंस अवर्टेड अ मेजर मिसहैप, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है वो क्या कर दिया, बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को होने से बचा दिया, रोक दिया, है ना। मिसहैप का मतलब मिसहैपनिंग होता है, जिसका मतलब होता है मिसहैपनिंग का शॉर्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है कोई मुसीबत, ठीक है। एडवर्ट का मतलब जिक्र करना, जैसे देखो, ही एडवर्टेड टू द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सिक्योरिटी इन हिज स्पीच, मतलब कोई बंदा था जो अपने स्पीच में किस चीज़ को इंक्लूड किया, किस चीज़ का जिक्र किया, किस चीज़ को का संकेत दिया, तो इंडिया के सिक्योरिटी प्रॉब्लम के बारे में जिक्र किया अपने भाषण में। आगे है बर्थ और बर्थ, दोनों में फ़र्क है। BERTH है, यहाँ पर बी के बाद आई है। बहुत बड़े बड़े ऑथर को भी मैं देखा हूँ, खास करके कोरा एक वेबसाइट है, उस पर भी देखा था। एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर थे, मैं नाम भूल गया, शायद अवधेश नाम है उनका, ऐसा, मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ा करता था पहले उनके आर्टिकल्स को, तो वो गलत लिखे थे, तो उस टाइम वहाँ पर दिया करता था एडिट का ऑप्शन, तो मैं एडिट में उनको बताया था कि सर यहाँ पर ये वाला बर्थ नहीं, ये वाला बर्थ होगा, तो मुझे ये चीज़ याद है ना। तो बहुत बड़े बड़े लोग भी गलतियाँ कर देते हैं कई बार, तो आपको क्या करना है, इसको आज के बाद गलत नहीं करना है। इस बर्थ का मतलब होता है सीट, सीट का मतलब ये वाला जो इस पर हम ट्रेन में बैठ करके जाते हैं उसको बोलते हैं बर्थ, और ये वाला जो बर्थ है इसका मतलब होता है जन्म। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। अब देखो, बर्थ डेट नहीं होता, बर्थ डेट कहना गलत होता है, और फिर बर्थ डे भी कहना गलत होता है डेट के सेंस में। इसका होता है डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपका ग्रामर का पार्ट है। तो यही बोला, द एग्जैक्ट डेट ऑफ द बर्थ ऑफ ए पर्सन इज नोन फ्रॉम हिज बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बर्थ सर्टिफिकेट से एग्जैक्ट हम जान पाएंगे कि उसका क्या एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है। फिर है यहाँ पर ट्रेन वाला सीट वाला बात। आई हैव गॉट 2 बर्थ्स, मतलब मुझे 2 सीट्स मिले भाई ट्रेन में। 2 बर्थ्स बुकड, आई हैव गॉट 2 बर्थ्स बुकड इन द राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस में मैंने कितने सीट को बुक किया है, 2 सीट्स को, 2 बर्थ को बुक किया है। नेक्स्ट आपका ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब दोनों का देखो पढ़ने में दोनों लग रहा है एक जैसा, ब्राइडल और ब्राइडल स्पेलिंग में फ़र्क है। इसका मतलब होता है रिंस, रिंस का मतलब लगाम, जो घोड़े का लगाम होता है ना उसको कहते हैं ब्राइडल, मतलब ब्रीडल भी पढ़ सकते हो, ब्राइडल भी कह सकते हो। और एक ब्रीड होता है आपका, है ना, ब्रीड, ब्रीड जानते हो, जानवरों के जो ब्रीड होते हैं, है ना, किस नस्ल का होता है, ब्रीड का मतलब नस्ल होता है। तो यहाँ पर इस ब्रीडल का मतलब है लगाम, घोड़े का लगाम जो रस्सी खींचा जाता है ना, उसके नाक से नथुने से लगा होता है, उसको कहते हैं ब्रीडल, लगाम। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल या हॉर्स विदाउट अ ब्रीडल, मतलब बिना लगाम के किसी हॉर्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन से संबंधित, है ना। द ब्राइडल ड्रेस मस्ट हैव कॉस्ट अ लॉट, मतलब किसी के बारे में बता रहा है कि जो भी दुल्हन से रिलेटेड जो भी ड्रेस है इसको उसने खरीदा है, मस्ट हैव कॉस्ट अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बारबरिक और नेक्स्ट है बारबरस, दोनों में फ़र्क क्या है। इसका मतलब होता है सैवेज, मतलब सिंपल, असभ्य, असभ्य के सेंस में, गंवार के सेंस में, मूर्खता के सेंस में। और इस बारबरस का मतलब होता है क्रूरता के सेंस में, इनह्यूमन, है ना। तो क्रूरता के सेंस में ये है, और ये है आपका भोले भाले के सेंस में, असभ्य के सेंस में, है ना। जो नॉलेज की कमी की वजह से वैसा वो हो गए हैं वैसे, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क समझ गए। यहाँ पर क्रूरता के सेंस में है, किसी को मार दो, काट दो, ऐसे इस टाइप के। और यहाँ पर बारबरिक का मतलब थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण बातें को दिखाता है। अब देखो यहाँ पर शी वॉज सेलेक्टेड टू प्ले द पार्ट ऑफ ए विलेज डैमसेल। डैमसेल का मतलब होता है कुंवारी, है ना, कुंवारी लड़की, कुंवारी युवती, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उस लड़की को सेलेक्ट किया गया कि एक विलेज लड़की के रूप में क्या करे, उसको रोल मिले किसी प्ले में, किसी नाटक में।
बिकॉज ऑफ हर बारबरिक ब्यूटी, क्योंकि उसका बिल्कुल ही क्या है, एक सिंपल सा उसका ब्यूटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लिसिटी को फॉलो करती है ना, दिखने में बिल्कुल भोली भाली लगती है, गांव की लड़कियों की जैसे, है ना। गांव में तो अभी लिपस्टिक वगैरह चला भाई, पहले तो बिना लिपस्टिक की लड़कियां इतनी सुंदर लगती थी, पता नहीं आजकल क्या क्या मेकअप वगैरह लगा करके अपने चेहरे खराब कर लेती हैं। मतलब जो दिखने को मिलता है वो मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि मेकअप करना गलत चीज़ है ना। हालांकि अगर मेकअप के ऊपर मैं बात करूं तो मेकअप जो है ना वो लोग बोल देते हैं कि ये आर्ट है ना। भाई ये आर्ट नहीं है, इसका ओरिजिन पे अगर मैं जाता हूँ, सोचता हूँ, मतलब पर्सनल व्यू है ना, मुझे आप इस पर बता भी सकते हो कि मैं गलत हूँ कि सही। ये जो आर्ट नहीं है भाई, ये छुपाने का आर्ट बोल सकते हो, छुपाने का आर्ट इन द सेंस कि अब ऐसा चला है कि किसी के पिंपल्स के दाग हो गए, वो नेचुरली नहीं दिखना चाहते जैसे वो हैं, है ना, तो छुपा लिए, तो मेकअप कर लिए, एक ये रीज़न मुझे लगता है। दूसरा, इसके ओरिजिन पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बंधन को शो करता है ना, क्योंकि हमारा समाज जो रहा है वो हमेशा पैट्रियार्कल रहा है ना, पितृसत्तात्मक रहा है, मर्दों का बोलबाला रहा है। तो एक तरह से दासता के सेंस को दिखाता है ना, जैसे मतलब इतना तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब ज़रूरी भी नहीं आज के संदर्भ में। आज के संदर्भ में ये सारे ब्यूटी के निशानी हैं, और कह सकते हो कि ऑर्नामेंट को दिखाता है ना, सजावट को दिखाता है, सुंदरता को दिखाता है। तो आज आज के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या कह सकते हो, मतलब आज से रिलेट नहीं कर रहा है इस चीज़ को, लेकिन इसके ओरिजिन पर अगर जाएं तो थोड़ा सा पैट्रियार्कल सिस्टम को दिखाता है। हाथ में कंगन बांध देना, पैर में ये लगा देना, वो शो करता था कि तुम मेरे अधीन हो, है ना, इस चीज़ को शो करता है। तो उसी चीज़ को बनाते मतलब आज के टाइम में ये प्रासंगिक हो गया है इसका कि ब्यूटी का, है ना, ब्यूटी से रिलेट कर दिया। खैर ये बात की बात है, तो थोड़े बहुत चर्चे होने भी चाहिए, थक जाता हूँ मैं भी बोलते बोलते, थोड़ा एंटरटेन होना चाहिए, मेरे लिए एंटरटेनमेंट की बात आप लोगों के लिए नहीं होगी। बारबेरिक देखो, बारबेरिक समझ गए आप कि कोई ब्यूटी सुंदर सी लड़की है तो उसको रोल मिल गया कि गांव की लड़की का एक रोल करेगी ये, है ना। तो बारबेरिक मतलब सिंपल, सिंप्लिसिटी के सेंस में यहाँ पर दिया है। लेकिन बारबेरस का मतलब होता है बिल्कुल निष्ठुर, इनह्यूमन, क्रूर। द मुस्लिम इन्वेडर्स वर बारबेरस इन दियर वॉर्स, मतलब जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, जो हमारे देश में या फिर दूसरे कंट्री में क्या किए, आक्रमण किए, वो बहुत ही ज़्यादा बारबरस थे, काफ़ी ज़्यादा क्रूर थे, है ना, अपने वॉर में। क्रूर मतलब इंडिया के राजा हुआ करते थे, अगर वो जीत गए तो इंडिया के राजा बोलते चलो क्षमा कर दिया, वो 2-4 पैसे और दे करके उसे अच्छे से घोड़े हाथी पर बिठा के भेज दिया करते थे। लेकिन मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे वो आते थे तो भाई शांति से नहीं रहते थे। अगर उसने जीत लिया, इसका मतलब समझो तुम्हारे प्राण को भी जीत लिया, है ना, शरीर को काट के और प्राण को निकाल के हाथ में दे देते थे, इस वाले क्रूरता को दिखाते थे। तो इसको कहते हैं बारबरस। क्लियर जहाँ तक। फिर है बारबेरिटी और बारबेरिज्म। अब दोनों में देखो यही बारबरस से रिलेटेड है यहाँ, बारबेरिटी और बारबेरिज्म मतलब एक असभ्यता, है ना, ये वही वाली बात है। ये बारबेरिज्म बारबेरिक को दिखा रहा है और ये बारबरस बारबेरिटी को दिखा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, 2-4 बार रिवाइज करोगे। बारबेरिटी का मतलब क्रुएल्टी, क्रूरता। हिटलर्स बारबेरिटी इज टू टेरिबल टू बी रिलेटेड, मतलब रिलेट नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा उसका इतना टेरिबल था, भयावह था। किसका बारबेरिटी, किसका क्रूरता, हिटलर का क्रूरता। नेक्स्ट है आपका अनसिविलाइज्ड कंडीशन, असभ्यता। बारबेरिज्म स्टिल प्रिवेल्स इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जितने सारे ट्राइबल रीजन्स हैं वहाँ पर आज भी असभ्य जो चीज़ है वो प्रबल है ना, प्रचलित में है। तो प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलित में होना। क्लियर। आगे देखते हैं बेनिफिशियल और बेनिफिसेंट में क्या फ़र्क है। बेनिफिशियल का मतलब यूजफुल, फायदेमंद, जैसे न्यूट्रिशियस फूड इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए जितने न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, पोषक भोजन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बेनिफिसेंट का मतलब काइंड और फिर दयालु। देखते हैं, एवरीबडी पेड रिच ट्रिब्यूट टू द किंग एज ही वॉज बेनिफिसेंट टू ऑल एंड सन्ड्री। यहाँ पर ऑल एंड सन्ड्री जो है इसका मतलब होता है एवरी पर्सन, याद रखना ये इडियम है, ऑल एंड सन्ड्री इसका मतलब एवरी पर्सन। तो हर किसी ने एक अच्छे से श्रद्धांजलि दिया, किसको, राजा को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिसेंट थे हर किसी के लिए। तो बेनिफिसेंट का मतलब दयालु है यहाँ पर, काइंड, ठीक है। बेनिफिशियल का मतलब फायदेमंद। अब आगे बढ़ते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स में फ़र्क आ गया। बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, है ना, आप मेरे बगल में बैठे हो। तो ही सैट बिसाइड हर फादर, वो अपने पिताजी के बगल में बैठा था। बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, के अलावा, के अतिरिक्त। हिंदी आपको बिल्कुल नहीं जानना, क्या जानना है, बिसाइड्स का मतलब होता है ये भी और वो भी, है ना, इसको छोड़ करके भी के अतिरिक्त में आता है, हिंदी में नहीं। लेकिन यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब अभी अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, है ना, बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के, उसको साथ लेकर के। बिसाइड्स इंग्लिश मतलब इंग्लिश के साथ साथ
शी इज़ ऑल्सो लर्निंग फ्रेंच, वो लर्निंग भी सीख रही है। पॉइंट नंबर 3 देख लेना, इसी में इसको डिस्कस किया था, बिसाइड्स को, है ना, और एक्सेप्ट को। फिर अब बेयर, बेयर का मतलब होता है टॉलरेट करना, मतलब एक तरह से बर्दाश्त करना। कैरी करना मतलब ढोना भी इसका एक मीनिंग होता है। और गिव बर्थ मतलब जन्म देना भी बेयर कहलाता है। ठीक है, यहाँ किस सेंस में दिया है देख लेते हैं। एक ही सेंटेंस लिया हूँ, मोहन कैनॉट बेयर बीइंग इंसल्टेड बाय हिज बॉस, मतलब मोहन जो है वो अपने बॉस के द्वारा जो इंसल्ट किया जा रहा है उनको, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो बर्दाश्त के सेंस में यहाँ पर दिया है। हालांकि इसके तीनों मीनिंग होते हैं। और यहाँ पर स्पेलिंग में देख लो, बेयर है ना, ये वाला ई जो है वो उठ के लास्ट में चला आया है, तो वो बेयर का मतलब होता है नेकेड या फिर नंगा। ही वॉज बीटन बाय अ स्नेक एज ही वॉज बेयरफुट, क्योंकि वो क्या था, नंगे पैर चल रहा था, इसलिए किसी सांप ने उसे डस लिया, काट लिया। फिर बोर्न, बोर्न से रिलेटेड देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बोर्न है कैरिड, ट्रांसपोर्टेड बाय, है ना, जिसे बोलते हैं ना एग्जाम्पल में कि एयर बोर्न है, मतलब कोई चीज़ है जो वायु जनित है, वायु जनित रोग, है ना, पानी जनित रोग ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब जनित भी होता है। जनित मतलब इसी चीज़ से हुआ है वो, इसी चीज़ से आया है वो, है ना, तो बोर्न का मतलब आया हुआ, कैरिड, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड बाय, है ना। फिर यहाँ पर द डेड बॉडी वॉज बोर्न बाय हिज फ्रेंड्स, मतलब डेड बॉडी को उसके दोस्तों के द्वारा क्या किया गया, कैरी किया गया, है ना, तो कैरीड के सेंस में है यहाँ पर बोर्न। लास्ट में सिर्फ ई है, यहाँ पर ई नहीं है। इस बोर्न का मतलब टू टेक बर्थ, है ना, जन्म लेना। पर्ल वॉज बोर्न इन अश्विनी हॉस्पिटल एट मुंबई, मुंबई के अश्विनी हॉस्पिटल में पर्ल नाम की लड़की ने जन्म लिया, है ना, मतलब पर्ल किसी का नाम होगा, पर्ल का मतलब मोती भी होता है, वो मोती नहीं है यहाँ पर, ये लड़की का नाम है। अब ज़रा ध्यान देना, जब भी इस तरीके के सेंटेंस यूज़ करोगे ना, तो बोर्न के साथ आप हमेशा वॉज ही लगाओगे, कभी भी नहीं होता पर्ल इज बोर्न, है ना, पर्ल इज बोर्न ऐसे मत लिखो, है ना, कभी भी मत लिखो पर्ल बोर्न। इसका मतलब ये हो जाता है कि पर्ल जो है वो जन्म लेती है, मतलब उसकी आदत है, बार बार जन्म ले रही है ना, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। हैज़ बोर्न, हैव बोर्न इस तरीके से यूज़ नहीं होता, हमेशा वॉज का बोर्न वॉज का इस्तेमाल होता है ना। हैज़ बोर्न कह सकते हो, इसलिए कह सकते हो हैज़ बोर्न, क्योंकि मान लीजिए किसी के बारे में कहना रहे कि वो कोई बच्चा जो अभी आज पैदा लिया, है ना, तो हैज़ बोर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हैव बीन बोर्न, हैज़ बीन बोर्न इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, पहला चीज़। दूसरी बात कि बोर्न के साथ आपका इनटू आता है, बोर्न के साथ आपका इन नहीं आता, अक्सर लोग गलती करते हैं, इसलिए मेरे ध्यान में था, मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया। जैसे कि बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली या फिर वर्ल्ड, इसको कहते हैं बोर्न इनटू, बोर्न इन नहीं होता। जैसे यहाँ पर है ही वॉज बोर्न इन अ कैथोलिक फैमिली, ये गलत है, ये किसी फैमिली की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर इनटू लिखना पड़ेगा, ही वॉज बोर्न इनटू अ कैथोलिक फैमिली। क्लियर। अब आगे देखो, बेल है, यहाँ पर बेल है और ये वाला बेल है, दोनों के स्पेलिंग में ध्यान रखना। इसका मतलब होता है जमानत, सिक्योरिटी। हिज एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल वॉज रिजेक्टेड, मतलब जमानत के लिए उसके जो एप्लीकेशन थे, है ना, कि उसको छोड़ा जाए कुछ दिनों के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पर इस बेल का मतलब होता है बंडल ऑफ क्लोथ, जिसको कहते हैं कपड़े की गठरी या फिर पोटली, है ना। ही वॉज कैरिंग अ बेल ऑफ कॉटन ऑन हिज हेड, पोटली जो है कपड़े के, वो अपने हेड पे लेकर जा रहा था। बीटिफिक और बीटीट्यूड, क्या फ़र्क है। बीटिफिक का मतलब फीलिंग जॉय, फिर पीस, इसका मतलब आनंद होता है। बीटीट्यूड का मतलब होता है परमानंद, दोनों में यही फ़र्क है। जैसे कि कोई मेडिटेशन की अवस्था में, साधना में चला गया है काफ़ी ज़्यादा, वो क्या फील करेगा उस टाइम, बीटिफिक नहीं, बीटीट्यूड, है ना। और किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी खुश मिजाज व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, मतलब खुश मिजाज व्यक्ति है, हमेशा खुश रहता है, आनंद में रहता है, तो उसके लिए बीटिफिक इस्तेमाल करोगे। बीटीट्यूड काफ़ी स्पेशल हो जाता है, बीटिफिक एक जनरल एक चीज़ है ना, तो इन चीज़ों में फ़र्क समझना आप, एक आनंद एक परमानंद, इस तरीके से समझो। आनंद छोटा है तो बीटिफिक छोटा है, बीटीट्यूड थोड़ा सा लंबा है तो परमानंद लंबा है, इस तरीके से याद रखो। यहाँ पर द सेंट्स आर ऑलवेज इन बीटिफिक स्टेट ऑफ माइंड, मतलब खुश मिजाज रहते हैं संत लोग, है ना, ये कहने का मतलब है। बीटीट्यूड का मतलब है कि ही एक्सपीरियंस्ड बीटीट्यूड बिफोर ही डाइड, मतलब जब वह मर रहा था उसके पहले काफ़ी ज़्यादा वो परमानंद को फीलिंग किया, है ना, स्टेट ऑफ ब्लिस कह सकते हैं, एक एक्सटेसी के फॉर्म में, मतलब मेडिटेशन वगैरह में बैठ गया होगा साधना में, है ना, परमानंद की अनुभूति किया होगा वो। फिर आगे बढ़ते हैं, कास्ट है, कास्ट का मतलब जाति होता है, क्लास ऑफ सोसाइटी होता है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डिड, है ना, जिस तरीके से वो काम करते थे उसके हिसाब से वहाँ पर वो कास्ट में वहाँ के लोग बटे हुए थे एंशिएंट टाइम में। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, हम अपने कर्मों के आधार पर नहीं बटे हुए हैं, है ना, हम अपने कर्मों के आधार पर नहीं, हम जन्म के आधार पर बट गए हैं। मतलब अगर कोई राजपूत के फैमिली में जन्म लिया तो वो राजपूत ही होगा, है ना, ऐसा ऐसा हो गया आज के कास्ट सिस्टम।
है ना, और होना पहले जैसा चाहिए था, है ना, जो जैसा काम करे वही उसका नाम दिया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर कास्ट, इस कास्ट का मतलब देखो, यहाँ पर ई था, यहाँ पर ई नहीं है, इस कास्ट का मतलब होता है थ्रो और फिर फेंक देना। वी कास्ट अवे ओल्ड क्लोथ्स एंड बाय न्यू वंस, यहाँ पर बोल रहा है कि हम ओल्ड कपड़े को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और नए कपड़े को क्या करते हैं, पहन लेते हैं, है ना, खरीद लेते हैं। तो कास्ट का मतलब होता है फेंक देना, और एक कास्ट अवे होता है ना, कास्ट अवे, इसका मतलब फेंक देना। अच्छा चलो, इसको भी कास्ट ही पढ़ते हैं, कॉस्ट पढ़ देते हैं हम लोग, लेकिन कास्ट भी पढ़ते हैं इसको, जिसका मतलब होता है मूल्य अदाम। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ राइजन अलॉट, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जीने खाने के दाम, है ना, मूल्य। अब आगे है चाइल्ड लाइक, जिसका मतलब है सिंपल, है ना, इनोसेंट एज अ चाइल्ड, मतलब बच्चों के जैसा मासूम, और चाइल्डिश का मतलब होता है सिल्ली, मूर्खतापूर्ण। नो बडी लाइक्स हिम फॉर ही चाइल्डिश हैबिट्स, उसके जो मूर्खतापूर्ण हैबिट्स हैं उसके लिए उसको कोई पसंद नहीं करता। यहाँ पर हर चाइल्ड लाइक फेस हैज़ वन ओवर मेनी हार्ट्स, मतलब बहुत सारे दिलों को जीत लिया। क्यों? क्योंकि उसका जो फेस है ना काफ़ी मासूम है, बच्चों के जैसा है। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क होना चाहिए था यहाँ भी। फिर है कैनवस और कैनवस, एक में है क्या आपका डबल एस और एक में सिर्फ है छोटा एस। ठीक, अब देखो कैनवस कैसे याद रखोगे, इसमें पूरा पूरा एस है ना, एस का मतलब गधा है ना, है ना। तो गधे लोग क्या कर रहे हैं कि वोट मांगने आ रहे हैं, समर्थन मांगने आ रहे हैं, मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ भाई, मतलब रिलेट नहीं कर लेना है किसी व्यक्तियों से कि जो वोट मांगने आता है गधा ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है मैं भी नेता बन जाऊँ, है ना आप भी बन जाओ। तो यहाँ पर याद इस तरीके से रखो कि गधे पर बैठ करके भी ऐसा समझो कि गधे पर बैठ करके कोई लोग क्या कर रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, समर्थन मांगने आ रहे हैं। तो कैनवस ये है, यहाँ पर एस में जो है वो डबल एस नहीं है, इसका मतलब रफ क्लॉथ होता है, एक तरह का कपड़ा होता है ना। कैनवस के शूज़ पहनते हो आप लोग, कपड़े वाला शूज़, उसको कहते हैं कैनवस शूज़। तो यहाँ पर है बिकॉज ऑफ अप्रोचिंग इलेक्शंस पीपल आर कैनवसिंग फॉर देयर कैंडिडेट्स, अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए क्या कर रहे हैं, समर्थन मांगने के लिए अप्रोच कर रहे हैं लोगों को। अब जरा देखो कैनवस रफ क्लोथ, वाइल जॉगिंग ही ऑलवेज वेयर्स कैनवस शूज़, मतलब कपड़े के शूज़ पहनता है जब भी वो जॉगिंग पे जाता है। फिर है साइट, साइट का मतलब देख लो, स्पेलिंग में देख लो भाई काफ़ी फ़र्क है। इस साइट का मतलब होता है टू कोट, मतलब टू रेफरेंस देना, है ना, रेफरेंस देना, ये पहले भी देखे थे। तो टू कोट का मतलब हवाला देना, उदाहरण पेश करना। जैसे द एडवोकेट साइटेड मेनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज केस, अपने केस को प्रूव करने के लिए एडवोकेट ने क्या किया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पेश किया, है ना, कोट किया, साइट किया। ठीक है, तो साइटेड है यहाँ पर। फिर साइट यहाँ पर स्थान है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट होता है। इट इज़ अ वेरी स्पेसियस साइट, मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह वाला ये स्थान है ना। फॉर कंस्ट्रक्टिंग या नर्सिंग होम, नर्सिंग होम बनाने के लिए काफ़ी स्पेसियस जगह ही है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस जगह, मतलब काफ़ी अच्छे से बनाया जा सकता है, बड़े बड़े कमरे बनाए जा सकते हैं वगैरह। फिर साइट का मतलब सीनरी या फिर विजन, दृष्टि या फिर दृश्य, दोनों होता है इसका मीनिंग। द म्यूटिलेटेड बॉडी ऑफ ए चाइल्ड वॉज घास्टली साइट, मतलब घास्टली का मतलब होता है क्या, एक तरह से डरावना कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डरावना वाला सीन था वो, दृश्य था, है ना। जो चाइल्ड था उसके बॉडी जो म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है, मतलब एक होता है ना टुकड़े में कर देना, काट छाट कर देना बॉडी के साथ, उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड बॉडी। अब यहाँ पर देखो फिर है कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस का मतलब है विदाउट ब्रेक, मतलब निरंतर। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर कंटिन्यूअसली, 1 घंटे से वो लगातार सो रहा है। लेकिन इस कंटिन्यूअल का मतलब होता है लगातार, इसका भी मतलब लगातार निरंतर, इसका भी मतलब लगातार निरंतर। लेकिन इस कंटिन्यूअल का मतलब होता है रुक रुक करके, जैसे कि इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग कंटिन्यूअसली सिंस लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट से एक ही रफ्तार से तो बारिश नहीं हो रही होगी, है ना, मतलब 12-15 घंटे से अगर बारिश हो रही है तो एक जैसे तो बारिश नहीं होती, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, रुक रुक करके आता है ना, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअल। ठीक है, रुक रक लगातार लेकिन रुक रुक करके। इस सेंटेंस में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, देख लो जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हूँ। द कैनल्स जॉइन टू फॉर्म वन वाटरवे, अब यहाँ कंटिन्यूअसली होगा या फिर कंटिन्यूअल। अगर आप कंटिन्यूअल को पुट करते हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाटरवेज जो है, मतलब कोई एक वाटर जाने का एक जो बनाया गया है चेक डैम वगैरह, छोटे छोटे डैम वगैरह, तो क्या वो कंटिन्यूअल हो सकता है, मतलब यहाँ ब्रेक फिर यहाँ ब्रेक फिर यहाँ ब्रेक, इस तरीके से हो सकता है? अगर होगा तो फिर ये वाटरवेज कैसे बनेगा, पानी कैसे गुजरेगा, है ना। तो यहाँ पर कंटिन्यूअल नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर यहाँ पर द मीटिंग वॉज इंटरप्टेड, अब इंटरप्ट किया गया है, इसका मतलब क्या, मतलब बार बार इंटरप्ट किया गया है। तो अगर बीच बीच में रोका गया है तो कंटिन्यूअसली का इस्तेमाल कैसे करोगे, है ना, कंटिन्यूअल ही होगा, तो यहाँ पर कंटिन्यूअल होगा। ठीक है, तो द मीटिंग वॉज कंटिन्यूअल इंटरप्टेड। तो पकड़े कैसे, फर्स्ट वाले को पकड़े सेंस से कि ये वाटरवे है जो कि रुक रुक के नहीं हो सकता है ना, रुकेगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं पानी। और यहाँ पर सेंस इस वर्ड से पकड़े इंटरप्टेड, अगर इंटरप्टेड किया गया था मीटिंग को बीच बीच में,
तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, रुक गया मतलब कंटिन्यूअल होगा। चलिए सेंटेंस पे फोकस करना है आपको। फिर है सिमेट्री और सिमेट्री। इस सिमेट्री का मतलब है बरियल प्लेस, समाधि स्थल। द डेड बॉडी वॉज टेकन टू द सिमेट्री फॉर बरियल। दफनाने के लिए डेड बॉडी को सिमेट्री ले जाया गया, कब्रिस्तान ले गया जाएगा, समाधि स्थल ले जाया गया। दोनों के स्पेलिंग पे फ़र्क देख लेना, आप समझ लेना अच्छे से। इस सिमेट्री का मतलब क्वालिटी ऑफ हार्मनी और बैलेंस इन साइज इन डिजाइन। देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है, एक ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है एक, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, इस तरीके से। इसको इस तरीके से काटते हो तो इसका बायां और इसका दायां दोनों बराबर है ना, एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो उसी को कह रहा है, इसी टाइप की चीज़ों को कह रहा है सिमेट्री, समरूपता जिसको कहते हैं। द बिल्डिंग लुक्स एक्सक्विजिट, मतलब एक्सक्विजिट का मतलब होता है अद्भुत और फिर अति सुंदर, काफ़ी अति सुंदर दिख रहा है एक बिल्डिंग, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स रिमार्केबल सिमेट्री, कि उसका जो समरूपता था उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या दिख रहा है, रिमार्केबल दिख रहा है, अति सुंदर दिख रहा है ना, उसका जो उत्कृष्ट सिमेट्री था उसके वजह से। तो यहाँ पर सिमेट्री का मतलब समझ गए। जैसे कि आप कभी प्लानिंग सिटी जाओगे, जैसे कभी आप जमशेदपुर जाते हो, टाटा जमशेदपुर है ना, तो वहाँ देखोगे कि टाटा के एम्प्लॉय के लिए जो घर बनाए गए हैं बिल्कुल आपको एक जैसे दिखेंगे, एकदम सिमेट्रिकल दिखेंगे, समरूपता के साथ दिखेंगे, है ना, एक जैसे दिखेंगे पूरा का पूरा। तो उस तरीके की चीज़ों को कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री में क्या फ़र्क था आप समझ गए। अगला क्लास भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसमें भी मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन, उसको करके आना है। और आज के जो क्वेश्चन क्या था भाई, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आप लोग को इसको क्या करना है, ट्राई करना है। क्या था, ये 2 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है होमोनिम्स के बेस्ट पर, लेकिन इस बार से अब ज़्यादा ही पूछेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पूछ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन था, दोनों को आपको ट्राई करना है। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको कल वाले वीडियोज़ में फिर जब भी बनाऊंगा उस वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक, तो चलिए वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आप लोग को सीखने को कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वीडियो लंबी हो रही है तो भाई आप लोग मतलब बहुत कम सीख रहे हो। चलिए सपोर्ट करिए आप लोग, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बताइए कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड। बस अपना पढ़ा करके काम छुट्टी करने वाला नहीं कर रहा हूँ, है ना, डिटेल में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।